Hello everyone. I welcome you all in this exciting and wonderful data analytics training course, training program or training webinar where we will be focusing on few important topics like what is data analytics, what is a career growth in data analytics, and how we can be a part of this wonderful and growing industry. So let's start. Abhijit, can you please confirm my voice is clear? Yes, it is. Okay. Yes, sir. Okay. So before moving ahead, I wanted to just give you a brief introduction about myself. So my name is Mohammad Asim and currently I'm having more than 7 years of working experience in field of data analytics, strategy and project management. And I have worked on several industries, like I have been a part of Dell laptop, then I have been a part of Allscript company where I was working on healthcare industry, healthcare domain, and prior to that I was working in a 5paisa stock broking application as well. So in these three industry I have been a part of data analytics team. So who can benefit from this course or this webinar? So this course is basically designed for fresher as well, जो IT के अंदर करियर बनाना चाहते हैं, IT के अंदर मूव होना चाहते हैं या जस्ट अभी कॉलेज पास आउट है, तो ये कोर्स उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है. इस कोर्स के अंदर ऐसे लोग भी इनरोल कर सकते हैं जो अभी परसुइंग कर रहे हैं, मतलब जो ग्रेजुएशन परसुइंग में है, फाइनल ईयर थर्ड ईयर में होंगे, तो वो लोग भी इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, इस ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं. IT प्रोफेशनल जो किसी और इंडस्ट्री में अभी काम कर रहे हैं एंड वो चाहते हैं कि उनका करियर डेटा एनालिटिक्स की फील्ड में बने, तो वो लोग भी इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं. फ्रीलांसर, ऐसे लोग जो अपना करियर एज अ फ्रीलांसर बनाना चाहते हैं, फ्रीलांस की तरह वो काम करना चाहते हैं, तो वो लोगों के लिए भी ये ट्रेनिंग काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि डेटा एनालिटिक्स के अंदर ऐसे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स आपको फ्रीलांस के अंदर मिल जाएंगे जो आप उनको फ्रीलांस के तौर पर कर सकते हो. मार्केटिंग प्रोफेशनल्स, डेटा इंथुजियास्ट, ऐसे लोग जो भी डेटा के रिलेटेड काम करना चाहते हैं या डेटा इंडस्ट्री के अंदर काम करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए ये कोर्स काफ़ी बेनिफिट रहने वाला है. फ्रेशर्स, रिसेंट ग्रेजुएट्स, वर्किंग प्रोफेशनल एंड एनीवन हु वांट टू अपस्किल देमसेल्फ, सो वो लोग के लिए कोर्स काफ़ी हेल्पफुल रहेगा. IT प्रोफेशनल या बिजनेस एनालिस्ट, ऐसे लोग जो करेंटली एज ए बिजनेस एनालिस्ट काम कर रहे हैं एंड वो चाहते हैं कि वो टेक्निकल डोमेन में आए, तो वो लोग भी इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं. ओके. तो बेसिकली ये कोर्स सभी तरीके के बैकग्राउंड के लोगों के लिए रहेगा, बीट अगर आप BCom किए हो, कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, या किसी भी नॉन टेक इंडस्ट्री से आपका अगर ग्रेजुएशन हुआ है, तो आप इस कोर्स को इनरोल करके आप डेटा एनालिटिक्स की फील्ड में आपका करियर बना सकते हो. बिकॉज हमने इस ट्रेनिंग को इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि एकदम स्क्रैच से लेकर हम एकदम एक्सपर्ट लेवल तक इस कोर्स को लेकर जाने वाले हैं, जिसकी वजह से किसी भी नॉन टेक्निकल कैंडिडेट के लिए भी इस कोर्स को परसीव करना काफ़ी ईजी रहेगा. सो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ डेटा, क्योंकि हम अगर डेटा के बारे में स्टडी कर रहे हैं, डेटा इंडस्ट्री के बारे में. किसी का तो माइक ओपन है, आई थिंक शाहनवाज, कैन यू प्लीज म्यूट योरसेल्फ. ओके. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ डेटा, बिकॉज अभी हम इसके बारे में अगर सीख रहे हैं तो हमको सबसे पहले डेटा क्या है ये पता रहना काफ़ी ज़रूरी है. तो डेटा का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, एंड करंटली हम डेटा के अराउंड काफ़ी ज़्यादा है. तो जितना भी, जैसे कि किसी का नाम हो जाए, किसी का मोबाइल नंबर हो जाए, किसी का ईमेल आईडी, ये सब, इसको हम सब डेटा कहते हैं. एंड डेटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है. डेटा एक इमेज के फॉर्म में हो सकता है. अगर आप किसी एक लोकेशन की फ़ोटो ले रहे हो, इमेज ले रहे हो, तो वो भी एक फॉर्म ऑफ डेटा है. आप डेटा कैप्चर कर रहे हो, आप किसी को कॉल करके कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, कुछ उनसे बात कर रहे हो, तो वो भी एक तरीके का डेटा है. ओके. तो डेटा हम आज के दौर में सब, मतलब डेटा के अराउंड काफ़ी ज़्यादा है. तो डेटा मतलब इंफॉर्मेशन होता है, और इस इंफॉर्मेशन का प्रॉपर वे से यूज़ करना हमको इस ट्रेनिंग के अंदर सीखना है.
तो डेटा जनरेट कैसा होता है, हाउ डेटा गेट्स जनरेटेड। तो जैसा कि हमने देखा कि डेटा का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन मतलब इन्फॉर्मेशन आपका नाम हो सकता है, ईमेल आईडी हो सकता है, एज हो सकता है, मोबाइल नंबर हो सकता है, तो ये सब इन्फॉर्मेशन है। एंड डेटा हम नॉर्मली दो तरीके से कैटेगराइज करते हैं। एक होता है मल्टीमीडिया डेटा, यानी कि इमेज, ऑडियो, वीडियो, इसको हम मल्टीमीडिया डेटा बोलते हैं। और दूसरा डेटा होता है जो टेक्स्ट बेस्ड डेटा या नंबर बेस्ड डेटा होता है, जैसे कि नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, तो ये सारे नंबर बेस्ड डेटा होते हैं। बट ये डेटा जनरेट कैसा होता है, हाउ दिस डेटा गेट्स जनरेटेड और क्रिएटेड। तो जब भी आप किसी को कॉल करते हो या किसी को मैसेज करते हो तो उसकी एक इन्फॉर्मेशन जनरेट होती है। आपने किसी को एक हाई मैसेज भेजा व्हाट्सअप पे, तो कहीं ना कहीं वो एक डेटा जनरेट हो रहा है, वो कहीं ना कहीं व्हाट्सअप के एक सर्वर पे जाके एक एंट्री सेव हो रही है। आप मोबाइल पे से किसी को एक इमेज कैप्चर कर रहे हो तो आप डेटा जनरेट कर रहे हो और वो आपके मोबाइल में सेव हो रहा है, या आप उसको कहीं पोस्ट करते हो इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, तो वो वहाँ पे जाके सेव हो रही है। आपने किसी को ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किया, किसी को आपने कुछ पैसे ट्रांजेक्शन किए, तो वो भी एक तरीके का डेटा जनरेट हो रहा है बैकग्राउंड में, उसकी इन्फॉर्मेशन उस बैंक के सर्वर पे जाके सेव हो रही है। आप ऑनलाइन जाके मिंत्रा पे से, अमेजोन पे से, फ्लिपकार्ट पे से कुछ परचेस करते हो तो उसकी भी आप एक ऑनलाइन डेटा जनरेट कर रहे हो, फिर आप उसको ट्रैक करते हो कि आपका प्रोडक्ट शिप हुआ या नहीं हुआ, कहाँ तक आया। तो ये सारी चीज़ें डेटा, जब हम कोई ऑर्डर करते हैं, किसी को कॉल करते हैं, किसी को मैसेज करते हैं, तो तब डेटा क्या होता है, जनरेट होता है। और इमेजिन करो आज के इस डिजिटाइजेशन के अंदर हम कितना डेटा जनरेट कर रहे हैं। हम मिलियंस ऑफ जीबी डेटा, बिलियंस ऑफ जीबी डेटा एक सेकंड के अंदर अभी जनरेट कर रहे हैं। तो डेटा काफ़ी हेवीली जनरेट हो रहा है, बीट आप कोई भी इंडस्ट्री में रहो, चाहे आप हेल्थ केयर इंडस्ट्री में हो, आप मार्केटिंग इंडस्ट्री में हो, आप एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में हो, आप सेल्स में हो, मार्केटिंग में हो, एचआर में हो, कोई भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हो। ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं कि आप डेटा कहीं ना कहीं हर इंडस्ट्री में जनरेट कर रहे हो। आपने किसी कंपनी का प्रोडक्ट खरीदा, लेट्स सपोज अभी आप एक एयरटेल का सिम कार्ड यूज़ कर रहे हो और आपको कुछ प्रॉब्लम आई, तो आपने कॉल सेंटर पे कॉल किया उनके कि मुझे कुछ प्रॉब्लम आई है। तो आप जब उनको कॉल करते हो तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन भी वो जो बैकएंड में जो एनालिस्ट होता है वो सेव करता है कि किसका कॉल आया, कब कॉल आया, उसने किस इशू की वजह से कॉल किया था। फिर वो इशू को ट्रैक किया जाता है इंटरनली वो कंपनी के अंदर कि ये इशू सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। तो तब भी मतलब हर एक छोटी से छोटी डिजिटल एक्टिविटी या ऑनलाइन एक्टिविटी के बेस पे बैकग्राउंड में हम काफ़ी सारा डेटा क्या हो रहा है, जनरेट होता है। तो डेटा काफ़ी फॉर्म में जनरेट होता है, जैसे कि मैंने बोला, जब आप किसी को कॉल करते हो तो उसकी भी इन्फॉर्मेशन सेव होती है, आप किसी को व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करते हो तो उसकी भी इन्फॉर्मेशन सेव होती है, और ये इन्फॉर्मेशन परसिस्टेंट होती है, यानी कि ये कभी डिलीट नहीं होती। कहीं ना कहीं जो बैकएंड में जो सर्वर्स होते हैं वहाँ पे ये सेव हो जाती है। हमको लगता है कि ये डेटा हमने डिलीट कर दिया, बट वो अल्टीमेटली वो आर्काइव होता है, वो डिलीट नहीं होता है। और करंटली हम इतना डिजिटल हो गए हैं कि हर चीज़ें हम डिजिटल ऑनलाइन कर रहे हैं, और जितने चीज़ें हम ऑनलाइन कर रहे हैं तो उतना डेटा जनरेट हो रहा है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि डिजिटल एक तरीके का ये ओशन बन गया है, और डिजिटल मतलब एक काफ़ी बड़ा डेटा, मैसिव डेटा हम हर सेकंड पे जनरेट कर रहे हैं। तो व्हाट इज़ डेटा एनालिटिक्स? आई होप आप लोगों को डेटा समझ में आ गया होगा कि डेटा हम किस तरीके से जनरेट कर रहे हैं और कितना हेवीली हम अभी डेटा को जनरेट कर रहे हैं। तो व्हाट इज़ डेटा एनालिटिक्स? तो डेटा एनालिटिक्स इज़ अ आर्ट वेयर आप क्या करते हो कि जो आपका डेटा जनरेट हुआ है, जो आपका बिग डेटा जो जनरेट हुआ है, जो आपके रेगुलर ट्रांजैक्शन या कम्युनिकेशन के बेस पे या किसी भी बेसिस पे जो डेटा जनरेट हो रहा है कंपनीज के अंदर, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, तो उस डेटा के अंदर से जो बड़ा डेटा है उसके अंदर से मीनिंगफुल डेटा को एक्सट्रैक्ट करना। मीनिंगफुल डेटा यानी कि उस डेटा को एनालाइज करना और उसमें से मीनिंगफुल डेटा निकालना, एक्सट्रैक्ट करना, जिससे बिजनेस लीडर्स उस एनालिटिक्स के बेसिस पे डिसीजन ले सके और बिजनेस को ग्रो करने में आपकी इनसाइट्स उनको हेल्प कर सके। तो आप किसी भी इंडस्ट्री में हो, आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में हो, चाहे आप ई कॉमर्स सेक्टर में हो, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम, कम्युनिकेशन की इंडस्ट्री में हो, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में हो, या बैंकिंग हो। बैंकिंग भी बहुत बड़ा डोमेन है, सबसे बड़ा डोमेन आप बोल सकते हो कि बैंकिंग है, बिकॉज बैंकिंग के अंदर एक दिन में काफ़ी ट्रांजेक्शन्स होते हैं। एक इंडिविजुअल, एक पर्सन मिनिमम दिन में से अगर आप एवरेज करोगे, अगर कोई बड़ी सिटी में रहता है, अगर वो कुछ भी होटल में जाके खाना खा रहा है या चाय पी रहा है, तो वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करता है। तो इमेजिन करो ऐसे कितने ट्रांजैक्शन डेली बेसिस पे भी बैंकिंग के डोमेन में हो रहे हैं। तो उन सारे ट्रांजैक्शन, उन सारे एंट्रीज, उन सारे डेटा जो जनरेट हुआ है, उस डेटा जो ऑलरेडी जनरेटेड डेटा है, उसमें से मीनिंगफुल डेटा को निकालना, उसको एक्सट्रैक्ट करना और उससे डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्प करवाना, कहीं ना कहीं इसी को हम क्या बोलते हैं, डेटा एनालिटिक्स बोलते हैं। तो डेटा एनालिटिक्स का मतलब क्या होता है?
आपके पास एक बहुत बड़ा डेटा होता है, एक रॉ डेटा होता है, जो रॉ डेटा यानी कि जिस पे आपने किसी भी तरीके की प्रोसेसिंग नहीं की है, अनप्रोसेस्ड डेटा को हम रॉ डेटा बोलते हैं। तो जो भी रॉ डेटा है, उस रॉ डेटा में से मीनिंगफुल डेटा को निकालना, उसमें से इंसाइट्स निकालना और बिजनेस को बताना कि हमको क्या करना चाहिए जिससे हमारा बिजनेस और ग्रो करेगा। तो डेटा एनालिटिक्स एक ऐसी जॉब प्रोफाइल है जो आपको मल्टीपल इंडस्ट्रीज के अंदर वैकेंसीज देती है, मल्टीपल इंडस्ट्री के अंदर आपको अपॉर्चुनिटी देती है। अगर आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में हो, लेट सपोज आप सुजुकी में हो, मारुति सुजुकी में हो, तो आप उनके डेटा को एनालाइज करके बता सकते हो कि कौन सी व्हीकल की सेल ज़्यादा हो रही है, कौन से पार्ट्स सबसे ज़्यादा ऑर्डर किए जा रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट डिफेक्टिव निकल रहे हैं, कस्टमर्स के फीडबैक क्या है हमारे व्हीकल्स के बारे में। तो ये सारी चीज़ें आप एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर कर सकते हो। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के अंदर हो, टेलीकॉम कंपनी के अंदर हो, तो आप वहाँ पे देख सकते हो कि कौन से एरिया में नेटवर्क बैंडविड्थ सबसे कम है, कहाँ पे कॉल सबसे ज़्यादा ड्रॉप हो रहे हैं, कहाँ से ज़्यादा कंप्लेन आ रही है। तो आप उन चीज़ों को एनालाइज कर सकते हो और बिज़नेस को बता सकते हो कि कौन से डायरेक्शन पे हमको काम करना चाहिए। अगर आप सेल्स मार्केटिंग के डोमेन में हो तो आप बता सकते हो कि किस एरिया से हमारी सेल ज़्यादा आ रही है, कौन से एरिया से सेल हमारी कम हो रही है, कौन से रीजन पे हमको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो आप स्ट्रैटेजी बिल्डिंग के लिए आपका डेटा उनको काफ़ी हेल्प आउट कर सकता है। फिर अगर आप सपोर्ट के अंदर अगर जाओगे, जैसे कि सपोर्ट मतलब अगर आपने किसी से कोई प्रोडक्ट खरीदा है और आप किसी को कॉल करते हो कि मेरा ये इशू आ रहा है, तो वो भी डेटा जनरेट होता है और सपोर्ट एनालिस्ट उस डेटा को एनालाइज करके बताते हैं कि कौन से क्लाइंट हमसे सबसे ज़्यादा मतलब हैप्पी है, कौन से क्लाइंट सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है, कौन से क्लाइंट को सबसे ज़्यादा इश्यूज जनरेट हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप यूजिंग डेटा एनालिटिक्स कर सकते हो और हर इंडस्ट्री के अंदर आपको डेटा एनालिस्ट फोक्स की ज़रूरत लगेगी। और जैसे जैसे हम डिजिटली ग्रो करेंगे तो डेटा एनालिटिक्स ऑब्वियसली ये काफ़ी बड़ा होता चला जाएगा। तो डेटा एनालिटिक्स या डेटा एनालिसिस क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज करंटली हम एक डिजिटल एरा में अभी तो हम आए हैं, मतलब ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है डिजिटल एरा का, अभी तक हम कंप्लीटली डिजिटल नहीं हुए हैं। तो ये जो समय है, जो टुडेज एरा है, ये कहीं ना कहीं एक बिगिनिंग है, एक स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ डिजिटाइजेशन की है। तो आने वाले टाइम में हर बिजनेस डिजिटल होने वाला है। आप लोगों को अगर मैं एक बात बोलूं कि बिफोर कोविड कभी आपने रियलाइज़ किया था क्या कि हम ऑनलाइन ट्रेनिंग करेंगे या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, इतनी चीज़ें, हम ऑनलाइन शॉपिंग इतनी बढ़ जाएगी? ऐसा बहुत रियर केस में आपने देखा होगा, किसी ने सोचा होगा। बट कोविड से डिजिटाइजेशन पे इतना इम्पैक्ट पड़ा है कि डिजिटाइजेशन काफ़ी हेवीली और काफ़ी मल्टीप्लिकेशन में ग्रो हुआ है। आज लोगों को डिजिटाइजेशन की बहुत आदत हो गई और मतलब ये जो चीज़ है ये आने वाले टाइम में बढ़ते रहेगी। लोग डिजिटल होते रहेंगे, बिजनेसेस डिजिटल होते रहेंगे, चाहे वो फूड ऑर्डर हो या आपकी एक नॉर्मल स्लीपर ऑर्डर हो या आपकी मेडिसिन ऑर्डर हो, ये सारी चीज़ें डिजिटल होगी। और जितनी चीज़ें डिजिटल होते जाएगी उतना डेटा जनरेट होगा और उतना एनालिसिस की इम्पोर्टेंस बढ़ते रहेगी। आई होप यहाँ तक हम लोग क्लियर है। यस सर। ओके ग्रेट। तो डेटा एनालिटिक्स क्यों सीखना चाहिए हमको? बिकॉज डेटा एनालिटिक्स करंटली, या आप अगर लास्ट 6 ईयर और 5 ईयर्स का अगर आप रिकॉर्ड ट्रैक करोगे तो डेटा एनालिटिक्स एक वन ऑफ द हॉटेस्ट जॉब की कैटेगरी में हमेशा रही है। मतलब आप किसी भी इंडस्ट्री में जाओगे और अगर आपके पास डेटा एनालिटिक्स स्किल्स है तो आप वहाँ पे इजीली जॉब पा सकते हो, काफ़ी इजीली आपको जॉब वहाँ पे मिल जाएगी। और ये ग्लासडोर के अकॉर्डिंगली अमेरिकन लिस्ट के हिसाब से टॉप 50 जॉब कैटेगरी के अंदर ये आती है। ओके, और हॉट जॉब्स एवरीवेयर, मतलब आपको हर इंडस्ट्री के अंदर आपको डेटा एनालिटिक्स की जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एनीवेयर आप काम कर सकते हो, मतलब किसी भी टेक जायंट या हेल्थ केयर इंडस्ट्री हो जाए या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो जाए, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर आप वहाँ पे डेटा एनालिटिक्स यूज़ कर सकते हो और डेटा एनालिटिक्स का यूज़ कर आप आपके बिजनेस को बता सकते हो कि आपको किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए और आप किस तरीके से बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। उसके बाद डेटा एनालिटिक्स के लिए काफ़ी सारे प्रोजेक्ट, मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बोलूँगा ये चीज़ कि काफ़ी सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ या काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स आपको फ्रीलांस पे भी मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि आपको जॉब नहीं करना है, आपका या फ्रीडम इंजॉय करना चाहते हो, तो आप फ्रीलांसर भी बन सकते हो। और आप जैसा कि वीवर्क है या freelancer.com है, तो वहाँ पे जाके आप जस्ट सर्च भी कर सकते हो कि आपको डेटा एनालिटिक्स के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी मिल जाते हैं और आप उन प्रोजेक्ट्स को करके भी काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हो।
करंटली डेटा एनालिटिक्स की जो वैकेंसीज है या अपॉर्चुनिटीज़ है ना, एक नॉर्मल ट्रेंड अभी देखा गया है कि स्टार्टअप्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा इसकी डिमांड है, क्योंकि स्टार्टअप्स जितने भी, अगर अभी आप शार्क टैंक फॉलो करते होंगे तो शार्क टैंक में भी आपने देखा होगा कि वहाँ पे काफ़ी चीज़ें डेटा एनालिटिक्स और डेटा ड्रिवन होती है। वो आपसे पूछते हैं कि आपका टैम कितना है, आपकी मार्केट अपॉर्चुनिटी कितनी है, आपका रेवेन्यू कितना है, आपकी ग्रोथ कितनी है, ओवर द पीरियड ऑफ ईयर टू ईयर ग्रोथ कितनी है, मंथ टू मंथ ग्रोथ कितनी है आपकी, वो चीज़ें सब एनालिसिस करते हैं। तो स्टार्टअप्स के अंदर भी बहुत सारी डेटा एनालिटिक्स की आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, और जैसे कि मैंने बोला कि आप फ्रीलांस, कंसल्टेशन, ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें भी आप कर सकते हो। एंड मैं लास्ट मेरे 3 ऑर्गेनाइजेशन का अगर आपको बताऊं कि तीनों भी ऑर्गेनाइजेशन डेटा एनालिटिक्स के ऊपर जहाँ पे मैंने काम किया है, तो सभी का वर्क फ्रॉम होम ही था, और अभी भी जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम करता हूँ वहाँ पे भी वर्क फ्रॉम होम ही है। तो एक कॉमन ट्रेंड है डेटा एनालिटिक्स जॉब के लिए कि अगर आप वर्क फ्रॉम होम जॉब देख रहे हो तो डेटा एनालिटिक्स वुड बी अ बेस्ट चॉइस फॉर यू, बिकॉज सारे मैंने मतलब मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बोल रहा हूँ कि बहुत सारे आपको वैकेंसीज ऐसे मिलेंगे जो रिमोटली आप वहाँ पे काम कर सकते हो। आप यूएस बेस्ड क्लाइंट के लिए, यूके बेस्ड क्लाइंट के लिए, चाहे इंडिया बेस्ड क्लाइंट के लिए भी आप रिमोटली काम कर सकते हो। तो ये कुछ अपॉर्चुनिटीज़ है जो डेटा एनालिटिक्स की जॉब आपको ऑफर करती है। ओके, और ये टॉप सेक्टर्स है जहाँ पे डेटा एनालिटिक्स काफ़ी हेवीली यूज़ होता है, जैसे कि बैंकिंग एंड सिक्योरिटीज़। जैसे मैंने बोला कि बैंकिंग एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे डेटा बहुत रैपिडली जनरेट होता है, बहुत फास्टली जनरेट होता है, बहुत वॉल्यूम में जनरेट होता है। बिकॉज बैंक्स के अंदर, अगर आप सिर्फ एक बैंक के अंदर, नेशनलाइज बैंक के अंदर जाके देखोगे तो वहाँ पे आप देखोगे कि कितने ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं एक दिन के अंदर फिजिकल लेवल पे। तो आप इमेजिन करो कि ऑनलाइन कितने ट्रांजेक्शन्स वहाँ पे हो रहे होंगे, और कितने मतलब इंडिया लेवल पे कितने ट्रांजेक्शन्स हो रहे होंगे, या स्टेट लेवल पे कितने ट्रांजेक्शन्स हो रहे होंगे। तो डेटा की जो वॉल्यूम है, जो साइज़ है, वो काफ़ी बड़ी होती है। तो उस डेटा को प्रॉपरली एनालाइज करना, उसमें से जो फ्रॉडेंट होते हैं या जो आप बोलते हो जो फ्रॉड होते हैं, ऐसे ट्रांजेक्शन्स को डिटेक्ट करने के लिए काफ़ी डेटा एनालिटिक्स बेस्ड आपको वहाँ पे सिस्टम्स बनानी पड़ती है। डेटा एनालिटिक्स के वहाँ पे आपको डेटा एनालिटिक्स यूज़ करके आपको उस डेटा से मीनिंगफुल डेटा निकालना होता है, जिससे बैंक को ये पता चले कि आने वाले मंथ्स में कितने अकाउंट्स ओपन हो सकते हैं, कितने अकाउंट्स क्लोज हो सकते हैं, कि एक हिस्टोरिक डेटा एनालाइज करके वो बता सकते हैं कि कितने एफडीज आ सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप डेटा का यूज़ करके आप ये एनालिसिस वहाँ पे बता सकते हो। फिर कम्युनिकेशन एंड मीडिया, जैसा मैंने बोला कि अगर आप सिम कार्ड्स यूज़ करते हो एयरटेल का, तो कितने का कॉल्स आपके ड्रॉप हो रहे हैं, कितने टाइम लग रहा है आपको कॉल को कनेक्ट होने के लिए, ये तक मॉनिटर किया जाता है। लेट सपोज मैंने अभी किसी को कॉल कर रहा हूँ तो कितना टाइम ले रहा है, कितना फ्लक्चुएशन है अंदर, कितना लेटेंसी आ रहा है, ये सारी चीज़ें रियल टाइम पे मॉनिटर करके उनके डेटा को एनालाइज करके हम उनको स्ट्रैटेजीज बता सकते हैं, जिससे वो उनकी सर्विसेज को ग्रो कर सके। हेल्थ केयर मेरा पर्सनल फेवरेट सेक्टर है हेल्थ केयर, बिकॉज मैं लास्ट कंपनी में मेरे हेल्थ केयर डोमेन पे काम करता था। तो हेल्थ केयर के अंदर जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं कि जैसे कि हेल्थ केयर के जो क्लाइंट्स होते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल होते हैं, मैं एक अगर कोई सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हूँ तो मेरे क्लाइंट हॉस्पिटल्स होते हैं, और मैं हॉस्पिटल्स को कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, कुछ प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता हूँ, और हॉस्पिटल्स वो प्रोडक्ट मेरे यूज़ करते हैं। एंड अगर उस प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए उनको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, या कुछ प्रोडक्ट्स नहीं वर्क कर रहा है, या आईसीयू में कोई एक सिस्टम है जो वर्क नहीं कर रहा है, या वेंटिलेटर की जो रीडिंग है वो बराबर से नहीं आ रही है, तो हेल्थ केयर जो हॉस्पिटल वाले लोग हैं, वो जो जिनसे उन्होंने वो प्रोडक्ट ख़रीदा है, जिनसे वो सर्विस खरीदी है, वो उनको रीच आउट करते हैं और उनसे हेल्प मांगते हैं। तो एज अ डेटा एनालिस्ट आप देख सकते हो कि कितने हॉस्पिटल से हमारी टीम को रिक्वेस्ट आए, हमने कितने जल्दी उनको सॉल्व किया, कितने जल्दी उनको अटेंड किया, कौन सी टीम अटेंड नहीं कर रही है। अब ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ प्रोडक्ट का ही इशू होता है, कभी कभी नेटवर्क का इशू होता है, कभी कभी क्लाउड का इशू होता है, कभी कभी कुछ हम बोल सकते हैं अनप्रेडिक्टेबल इश्यूज भी आते हैं। तो वो इश्यूज किस तरीके से हमारी टीम सॉल्व कर रही है और उस हॉस्पिटल को किस तरीके से हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये भी चीज़ हम एज ए एनालिस्ट मॉनिटर कर सकते हैं और हमारे बिजनेस को बता सकते हैं कि हमको कौन सी टीम पे फोकस करना चाहिए, कौन सी टीम बराबर से काम कर रही है, बराबर से काम नहीं कर रही है। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा डोमेन है हेल्थ केयर का, जहाँ पे काफ़ी सारे आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। फिर एजुकेशन है, एजुकेशन के अंदर भी जैसे कि ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, तो वहाँ पे भी आपको काफ़ी सारा अपॉर्चुनिटी मिलती है कि डेटा को एनालाइज करके मार्केटिंग कैंपेन्स बनाने के लिए कि इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स कौन है। तो ये सारी चीज़ें भी आप एजुकेशन डोमेन के अंदर भी यूज़ कर सकते हो।
मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन, इसके अंदर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है एज अ डेटा एनालिस्ट, बिकॉज आप देखते हो कि जो भी आप प्रोडक्ट्स आपके सप्लाई चेन में है तो कौन से प्रोडक्ट आपके डिलीवर हो रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट डिलीवर नहीं हो रहे, कितने उनका फॉल्टी प्रोडक्ट कितने मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, कितने नॉन फॉल्टी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ें भी क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए भी आप ये सब चीज़ों का यहाँ पे भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आप इंश्योरेंस डोमेन है आपका, इंश्योरेंस डोमेन में कि भी बहुत सारे आप देखते होंगे ऑनलाइन कि आपको भरपूर ऑनलाइन में इंश्योरेंस के एडवर्टाइजमेंट दिखते हैं। तो वहाँ पे भी आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर भी देख सकते हो कि कैंडिडेट की एज क्या है, उसके फैमिली मेम्बर्स कितने हैं, कितने ब्लड रिलेशन में उसके लोग हैं, और उनके लिए कौन से बेस्ट इंश्योरेंस पॉलिसीज़ आप उनको ऑफर कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें भी आप इनका डेटा एनालाइज करके यहाँ पे भी बता सकते हो। फिर कंज्यूमर ट्रेड हो जाए या ट्रांसपोर्टेशन में हो जाए कि कौन सा ईजीएस्ट वे से आप आपके प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा डिलीवर करते हो। तो अमेजोन के अंदर ऐसे बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन के एंड सप्लाई चेन के रिलेटेड वैकेंसीज ऑफर होते हैं, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे होते हैं। या ई कॉमर्स, जो भी सबसे बड़े जो ई कॉमर्स है वहाँ पे इन डोमेन के अंदर काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ये डोमेन्स के लिए आते हैं। तो ये टॉप सेक्टर्स है जहाँ पे डेटा एनालिटिक्स यूज़ होता है। उसी के साथ एनर्जी, जो कि अभी करंट मार्केट का हॉट ट्रेंडिंग टॉपिक है कि किस तरीके से आप एनर्जी को एनालाइज करो, उसको मॉनिटर करो कि कितने टेम्परेचर पे कितनी एनर्जी जनरेट हो रही है, किस तरीके से वो यूटिलाइज हो रही है, तो किस तरीके से आप उसका बेटर यूज़ कर सकते हो और किस तरीके से उस एनर्जी की लेवल को बढ़ा सकते हो। तो अभी जैसा कि आप देख रहे हो कि रिसेंटली भी बजट जो पास हुआ तो उसमें गवर्नमेंट ने एनर्जी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एम्फसाइज किया कि रिन्यूएबल एनर्जी पे वो किस तरीके से ज़्यादा खर्चा इस साल करने वाले, इस बजट में करने वाले। तो ये भी इंडस्ट्री में आप डेटा एनालिटिक्स का यूज़ कर सकते हो। एंड स्पोर्ट्स, इससे आप लोग सबसे ज़्यादा आप लोग इससे रिलेट करोगे, बिकॉज अगर आप देखते हो क्रिकेट देखते हो तो जस्ट मैं क्रिकेट का एग्जांपल लूँगा कि जब भी कोई न्यू बैट्समैन आता है तो उसके बारे में कितनी एनालिटिक्स होती है कि इसका वीकेस्ट पॉइंट कौन सा है, इसका स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट कौन सा है, इसने कितने ईयर में कितने रन्स बनाए। ये सारा आप परफॉर्मेंस मॉनिटर करते हो और उस इंडिविजुअल या टीम के बारे में आप एनालिसिस प्रेडिक्ट करते हो। तो रिसेंटली भी अगर आप जस्ट naukri.com पे जाके देखोगे ना तो IPLs की जो टीम्स हैं उनके अंदर भी काफ़ी सारे स्पोर्ट्स एनालिटिक्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ होती है। जैसा कि हर एक आपको लगता होगा ना कि मतलब जैसा कि अभी कोई एक कंपनी, कोई एक टीम है, मुंबई इंडियंस है, तो मुंबई इंडियंस के पास कम से कम 10-20 एनालिस्ट होंगे जो ये एनालाइज करते हैं कि कौन से प्लेयर के लिए क्या स्ट्रैटेजी वर्कआउट करेगी, उसको कौन सा बॉल डालना चाहिए या उसके लिए किस तरीके की लाइन एंड लेंथ रखनी चाहिए, उसका वीकेस्ट पॉइंट कौन सा है, कौन सा जोन उसका जहाँ पे वो आउट होने की उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये सब चीज़ें एनालाइज करने के लिए भी काफ़ी सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती है और इन सेक्टर के अंदर काफ़ी हेवीली डेटा एनालिस्ट को हायर किया जाता है। तो अभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि डेटा एनालिटिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट डोमेन है। आप बिजनेस को स्मार्ट बना सकते हो यूजिंग डेटा। मतलब जो बिजनेस है अगर आप उसमें इंटेलिजेंस प्रोवाइड करोगे, आप उसमें डेटा के ड्रिवन डिसीजंस बताओगे तो आपका जो बिजनेस रहेगा वो स्मार्ट बन जाएगा। और करंट मार्केट में एक कोट यूज़ होता है जो मैं आपको काफ़ी बताना चाहता हूँ कि डेटा इज़ अ न्यू ऑयल। ये बोला जाता है डेटा इज़ अ न्यू ऑयल फॉर बिजनेसेस। मतलब अभी के मार्केट में जो डेटा है वो एज अ ऑयल की तरह यूज़ किया जा रहा है फॉर बिजनेसेस टू ग्रो देयर बिजनेसेस। ओके, तो इसके अंदर आप डेटा का यूज़ करके आप कॉम्पिटिटिव इंसाइट्स पता कर सकते हो कि मेरा कॉम्पिटिटर क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, मैं क्या बेटर प्रोवाइड कर सकता हूँ। कस्टमर्स के थ्रू आप कनेक्शंस बना सकते हो, कस्टमर्स के फीडबैक को एनालाइज कर सकते हो कि कस्टमर से फीडबैक ले सकते हो और कस्टमर के फीडबैक्स के अकॉर्डिंगली या उनको जो सर्वे आते हैं, जैसे कि अभी कोई आपने ऑनलाइन में एक प्रोडक्ट ऑर्डर किया तो जब वो प्रोडक्ट आपको डिलीवर होता है तो उसके बारे में आपको एक सर्वे का लिंक आता है कि आपको बोला जाता है कि आप रेट करो कि क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट कैसी है, या आपको ऐसे मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं। तो वो सारा आपको क्या लगता है कंपनीज डेटा यूज़ करती है उनकी सर्विसेज को इम्प्रोवाइज करने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ है या इंपॉर्टेंस है डेटा एनालिटिक्स की जहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हो और अपने करियर को और बिजनेसेस को ग्रो कर सकते हो। ओके, तो जब भी आप डेटा को एनालिटिक्स करोगे तो आपका कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा। फिर आप SEO में, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर भी आप एनालिटिक्स को यूज़ कर सकते हो, देख सकते हो कि कौन से वर्ड्स की रैंकिंग सबसे ज़्यादा है, कौन से वर्ड्स ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट में यूज़ हो रहे हैं, कौन से वर्ड्स
यूज़र्स को या जो भी क्लाइंट्स होते हैं उनको ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ों के लिए आप डेटा एनालिटिक्स का यूज़ कर सकते हो। करंटली एज ऑफ टुडे अगर आप naukri.com पे जाओगे और जस्ट वहाँ पे सर्च करोगे डेटा एनालिटिक्स जॉब, सो यू विल सरप्राइज कि आपको वहाँ पे मोर देन 80,000 जॉब ओपनिंग्स मिलेंगे। कितने जॉब्स मिलेंगे? 80,000 के प्लस में आपको जॉब मिलेंगे। ओके, तो ये नंबर छोटा नहीं है, ये नंबर काफ़ी बड़ा है। जब आप इस चीज़ को जाके देखोगे सिर्फ और सिर्फ सिंगल प्लेटफॉर्म पे naukri.com पे जाके देखोगे तो आपको वहाँ पे मोर देन 80K, ये नंबर फिर से मैं बोल रहा हूँ कि ये नंबर काफ़ी बड़ा होता है और इतने जॉब अभी एक्टिवली मार्केट में अवेलेबल है। और ये जो डिमांड है डेटा एनालिटिक्स प्रोफेशनल की, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ रही है। मतलब जैसा जैसा हम डिजिटल होते जा रहे हैं वैसे वैसे इंडस्ट्रीज़ डेटा एनालिस्ट की हायरिंग को इंक्रीज़ करती जा रही है और इसकी जो डिमांड है वो 42% से मार्केट में इंक्रीज़ हो रही है। और जितने भी टॉप कंपनीज इंडिया के अंदर जो हायरिंग कर रही है डेटा एनालिटिक्स के लिए, तो उनके नाम जैसे कि TCS है। TCS काफ़ी हेविली डेटा एनालिटिक्स के लिए हायर कर रही है। इन्फोसिस, विप्रो, एसेंचर, कॉग्निजेंट, HCL, कैपजेमिनी, IBM, माइक्रोसॉफ्ट, Amazon, गूगल, SAP, फ्लिपकार्ट, पेटीएम, टेक महिंद्रा, एडोबी, ओरेकल, इंटेल इंडिया, डेलॉइट, सिस्को। इसके साथ साथ एक चीज़ मैं और बोलूँगा, जैसे कि जो बिग 4 कंपनीज जो हमारे हैं, जैसे कि EY है या डेलॉइट है, KPMG है, तो ये कंपनीज के अंदर सबसे ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर डेटा एनालिटिक्स होती है। बिग 4 कंपनीज के अंदर सबसे ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फॉर डेटा एनालिटिक्स की होती है। तो आप अगर उनके वेबसाइट्स पे भी जाके चेक करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा हायरिंग वो सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए नहीं करते, सबसे ज़्यादा वो डेटा एनालिटिक्स के लिए करते हैं। एंड अगर हम डेटा एनालिटिक्स की अगर सैलरी की बात की जाए, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम जो भी इंडस्ट्री में जा रहे हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं हमारा मोटिवेशन एक सैलरी का होता है, बिकॉज कहीं ना कहीं ये हमारे लिए एक एसेंशियल पार्ट होता है। तो डेटा एनालिटिक्स की जो सैलरी ऑफर की जाती है फॉर बिजनेस एनालिटिक्स एंड इंटेलिजेंस पोजीशंस के लिए, तो वो एवरेज सैलरी पर एनम है 7.6 लाख। अगर आप डेटा इंजीनियरिंग या वेयर हाउस के उसमें जाते हो तो 5 लाख। डेटाबेस मैनेजमेंट के अंदर जाते हो आप, डेवलपर और मैनेजमेंट यानी कि एडमिन या कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर जाते हो तो आपको 13.6 का पैकेज। और डेटा माइनिंग भी एक तरीके का प्रोफाइल है जो डेटा एनालिटिक्स ही होता है, जिसकी 4.6 सैलरी है। और अगर आप कुछ हाई पेड कंपनीज देखोगे, जो टॉप पेइंग स्टार्टअप है जो इंडिया के अंदर सैलरी ऑफर करते हैं, तो क्लिक, फ्रैक्चुअल एनालिटिक्स, म्यू सिग्मा, टॉपर। और अगेन म्यू सिग्मा में मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स काम करते हैं, बैंगलोर बेस्ड ये ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे भी काफ़ी एक्टिवली डेटा एनालिटिक्स के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती है। और इनका ये जो सैलरी नंबर है ना, ये एवरेज है, तो आप कंसिडर कर सकते हो कि इससे ज़्यादा भी नंबर्स वहाँ पे मिलते हैं कैंडिडेट्स को। फिर टॉपर है, जोमेटो है, ब्लिंकिट है, पेटीएम है। तो ये सारे कंपनीज टॉप पेइंग स्टार्टअप्स है जो अच्छी सैलरी ऑफर करते हैं फॉर डेटा एनालिटिक्स। और जो हमारे जो जैसा TCS हो जाए, इन्फोसिस हो जाए, विप्रो हो जाए, तो ये भी लोग काफ़ी अच्छी सैलरी ऑफर करते हैं डेटा एनालिटिक्स के लिए। अगर हम US मार्केट का अगर ट्रेंड देखा जाए तो ये भी नंबर्स एवरेज है, तो आप देख सकते हो कि $1,20,000 US के अंदर होता है। $75,000 अगर आप देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर, इजराइल के अंदर ये नंबर है, कनाडा के अंदर एंड जर्मनी के अंदर ये नंबर है। तो अगर आप इनको कन्वर्ट करोगे ना, तो ये काफ़ी एक्साइटिंग और काफ़ी मतलब आप बोल सकते हो कि बहुत कैचिंग नंबर है, मतलब मोटिवेशन के लिए कि आपको इतना अच्छा पैकेज वहाँ पे इस डोमेन के अंदर मिलता है। अगर जॉब ओपनिंग्स की बात की जाए, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बोला कि जैसे कि डेटा एनालिटिक्स ये ग्रोइंग मार्केट है। अभी हम क्योंकि पूरे कंप्लीटली डिजिटल नहीं हुए और आने वाले समय में हम डिजिटल होने वाले, तो ऑब्वियसली जितना हम डिजिटल होते चलेंगे, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमारा जो वैकेंसीज़ है, जो अपॉर्चुनिटीज़ है, वो ग्रो करते जाएगी। तो ग्लासडोर की अगर एक यहाँ पे लिंक भी यहाँ पे ऐड है, आपको ये बाद में आप इस पर भी गो थ्रो कर सकते हो कि उनकी एक रिसर्च के अकॉर्डिंगली उन्होंने बताया है कि 3% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कंटिन्यूअस रहेगा फॉर डेटा एनालिटिक्स प्रोफेशनल्स के लिए। एंड वन मोर थिंग, जैसा कि अगर आप डेटा एनालिटिक्स करते हो तो मार्केट में क्या होता है या कंपनीज के अंदर क्या होता है कि हर कंपनी के अंदर उसको डेटा एनालिस्ट नहीं बोला जाता है।
कभी कभी किसी कंपनी के अंदर आप डेटा एनालिस्ट का काम कर रहे हो, बट वहाँ पे आपकी पोजीशन डेटा साइंटिस्ट की हो सकती है, BI एनालिस्ट हो सकती है, बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट हो सकती है, डेटा इंजीनियर हो सकती है, ML इंजीनियर हो सकती है, डेटाबेस एडमिन हो सकती है, डेटाबेस आर्किटेक्ट हो सकती है, डेटा गवर्नेंस एनालिस्ट हो सकती है। तो ये भी एक पोजीशन है जो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ये कमिंस कंपनी जो है पूना में, जहाँ पे अगर आप लोगों को पता होगा तो वहाँ पे इस पोजीशन के ऊपर काफ़ी वैकेंसीज होती है डेटा गवर्नेंस एनालिस्ट के लिए। तो ये वैरायटी ऑफ रोल्स है डेटा एनालिटिक्स के अंदर जो यूज़ होते हैं कंपनी के अंदर। उसके अलावा सपोर्ट एनालिस्ट होता है, सपोर्ट कंसल्टेंट होता है, या ऑपरेशन कंसल्टेंट होता है, या BA एनालिस्ट होता है, BA कंसल्टेंट होता है, या कंसल्टेंट भी होता है काफ़ी बार। तो ये सारे भी जो जॉब रोल्स है ये रिलेटेड टू डेटा एनालिटिक्स होते हैं। एंड आने वाले समय में जैसा कि हमने काफ़ी बार ये डिस्कस कर लिया कि आने वाला टाइम पूरा डिजिटाइजेशन का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेस ही डेटा एनालिटिक्स है, बिकॉज आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हो, मशीन लर्निंग या मॉडल बिल्डिंग या एल्गोरिदम बिल्डिंग की बात करते हो, तो वो बिल्ड करने से पहले आपको डेटा एनालिसिस आना ज़रूरी है, डेटा के ट्रेंड आइडेंटिफाई करने आना ज़रूरी है। जब आपको डेटा के ट्रेंड एनालिसिस करने आ जाएंगे, डेटा को रीड करना, डेटा में से इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन निकालने आ जाएंगे, एक्सट्रैक्ट करने आएंगे, तभी आप उस पर AI मॉडल्स बिल्ड कर सकते हो। तो अगर इन फ्यूचर अगर कभी आप ये भी सोच रहे हो कि आपको मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाना है या रोबोटिक्स के हाई लेवल पे जाना है, तो उसके लिए भी आपको कहीं ना कहीं स्टार्टिंग पॉइंट आपका डेटा एनालिटिक्स ही रहेगा, क्योंकि ये ही आपको जो है सीखना पड़ेगा। तब आप डेटा एनालिटिक्स सीखोगे, तभी आप उसके ऊपर, उस डेटा के ऊपर AI मॉडल्स बिल्ड कर पाओगे। ओके, तो ये जो इंडस्ट्री है इसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, मार्केट में हाई डिमांड है इसकी, बिकॉज काफ़ी वैकेंसीज अभी, जैसे कि मैंने बोला कि डेटा एज ए ऑयल यूज़ किया जा रहा है टू ग्रो देयर बिजनेसेस, तो इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। फिर टेक इंटीग्रेशन, ये जैसे कि AR VR, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये कहीं ना कहीं को रिलेट करते हैं, हाईली को रिलेट करते हैं टू डेटा एनालिटिक्स इंडस्ट्री। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। एंड वन मोर थिंग कि बाबा आपको रिमोट एक्सेस मिल जाता है, रिमोट एक्सेस यानी कि रिमोट वर्क करने का आपको ऑप्शन मिल जाता है। और फ्यूचर में ये इंडस्ट्री काफ़ी ग्रो करेगी, तो ये आपके लिए एक डायनामिक फ्यूचर और एक हाई पेइंग जॉब भी आपको दे सकता है। तो कुछ FAQs है डेटा एनालिटिक्स के बारे में, वो हम अभी कवर करेंगे। जैसे कि सबसे पहला कि इज डेटा एनालिटिक्स अ गुड करियर इन इंडिया। ओके, तो इन इंडिया नहीं, बट अगर मैं इस वर्ड को, इंडिया को अगर रिप्लेस कर दूं ग्लोबल से भी ना, कि करियर इन ग्लोबल या US या किसी भी कंट्री में कर दूं, तो ये 101% एक हाई डिमांड डोमेन रहने वाला है। क्योंकि क्या होता है कि आज आप कोई एक टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो, लेट सपोज जावा यूज़ कर रहे हो, कल जावा के जगह कोई दूसरी चीज़ आ जाएगी, उसके बाद कोई और चीज़ आ जाएगी, बट डेटा जो रहेगा आपका वो कभी चेंज नहीं होगा। आप डेटा कैप्चर करोगे ही। जैसे कि इनिशियली हम लोग कभी पेटीएम यूज़ करते हैं किसी ट्रांजेक्शन करने के लिए, कभी गूगल पे यूज़ करते हैं, कभी फ़ोन पे यूज़ करते हैं, बट अल्टीमेट गोल क्या होता है हमारा कि हमको पैसे ट्रांजेक्शन करना होता है। तो कल चल के मे भी शायद आपको एक न्यू एप्लीकेशन यूज़ करोगे पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए, बट पैसा ट्रांसफ़र करना आप छोड़ोगे क्या? वो नहीं छोड़ोगे। तो वो सिमिलर वे में आप, टेक्नोलॉजी चेंज होते रहेगी, चीज़ें चेंज होते जाएगी, बट डेटा चेंज नहीं होगा, बिकॉज हर चीज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT के अंदर पहला वर्ड ही इंफॉर्मेशन है। तो इंफॉर्मेशन के ऊपर ही ये सारी इंडस्ट्री डिपेंडेंट है। तो ये जो डेटा एनालिटिक्स का करियर है, ये नॉट ओनली इंडिया बट ग्लोबल लेवल पे भी अगर आप इसको देखोगे तो ये हमेशा कंटिन्यू मार्केट में रहेगा, क्योंकि हर बिजनेस डेटा जनरेट करेगा और वहाँ पे इसकी डिमांड रहेगी। तो इन फ्यूचर डेटा इंडस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ग्रोइंग रहने वाली है ये। तो ये एक हाई पेइंग अपॉर्चुनिटी भी देगा आपको और डिमांडिंग भी है। तो ये काफ़ी अच्छा करियर ऑप्शंस है सभी के लिए। मतलब ऐसे लोग जो नए हैं, मतलब जो IT में स्विच करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये काफ़ी अच्छी इंडस्ट्री है, बिकॉज कॉम्प्लेक्सिटी वाइज ये उतनी कॉम्प्लेक्स होती नहीं है। आप इजीली इस इंडस्ट्री के अंदर फिट हो सकते हो। ओके, तो ये काफ़ी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको देगी। उसके बाद, डज डेटा एनालिस्ट रिक्वायर कोडिंग? यस। इसको अगर मैं आपको बोलूं कि डेटा एनालिस्ट के अंदर भी मल्टीपल चीज़ें होती है। मतलब डेटा एनालिटिक्स के लिए ऐसा नहीं कि आपको कॉम्पिटिटिव कोडिंग आना चाहिए, आपको लिंक्ड लिस्ट आना चाहिए, आपको डेटा स्ट्रक्चर आना चाहिए। वो सब चीज़ों का यूज़ यहाँ पे नहीं होता है। मैं बहुत क्लियर वे में ये चीज़ बोल रहा हूँ। आपको कोडिंग आना चाहिए, लेकिन कोडिंग ऐसी नहीं कि आपको मतलब पूरा हाई लेवल की सिर्फ कॉम्पिटिटिव कोडिंग आनी चाहिए। आपके यहाँ पे बहुत सारे ऐसे टास्क है
जिसके अंदर विदाउट आप उसको प्रोग्रामिंग के अंदर कर सकते हो, विदाउट प्रोग्रामिंग के कर सकते हो। डेटा एनालिटिक्स विदाउट पाइथन भी आप कर सकते हो। डेटा एनालिस्ट अगर आपको बनना है तो आप एक्सेल, SQL, पावर BI, ये 3 स्किल के बेस पे ही आप डेटा एनालिस्ट बन सकते हो। तो उसके लिए आपको किसी भी तरीके की कोडिंग की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, फॉर्मूला बेस्ड कंसेप्ट की हमको ज़रूरत पड़ती है, बट वो उतने हाई लेवल पे नहीं होते हैं। जैसा कि नॉर्मली अगर आप इंटरव्यूज़ देते हो कभी MNC कंपनी के, तो उनके कॉम्पिटिटिव कोडिंग होती है, तो उस तरीके की कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होती है। बट हाँ, अगर आपको कोडिंग नॉलेज है तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा, बिकॉज जब आप पाइथन सीखोगे या पाइथन में अगर आप कोड करने की ज़रूरत, जब आप डेटा एनालिसिस करने की कोशिश करोगे तो उस टाइम पे ये आपको हेल्प आउट करेगा। बट अगर आपको कोडिंग नहीं भी आती है तो आप डेटा एनालिस्ट बन सकते हो। बट हाँ, जब अगर आपको पाइथन यूज़ करना है फॉर डेटा एनालिसिस तो आपको कोडिंग की ज़रूरत रहेगी। ओके, बट मैं फिर से बोल रहा हूँ कि विदाउट पाइथन भी आप डेटा एनालिस्ट बन सकते हो, जस्ट बाय लर्निंग एक्सेल, SQL एंड पावर BI। ओके, नेक्स्ट, इज डेटा एनालिस्ट अ स्ट्रेसफुल जॉब? ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि डेटा एनालिस्ट मतलब एक ऐसा करियर है जहाँ पे आपका जो भी एनालिटिक्स रहेगी, जो भी आप काम करोगे, उस काम के ऊपर लीडरशिप डिसीजन लेगी। समझ रहे हो? मतलब आपने कुछ एनालिसिस करके दिया कि हमारा यहाँ पे बिजनेस नहीं चल रहा है, हमको ये चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। अगर आपने वो चीज़ को गलत किया तो शायद आपका काम स्ट्रेसफुल हो सकता है। बट स्ट्रेस का मतलब आप उसको, स्ट्रेस को 2-3 चीज़ों में कैटेगराइज कर सकते हो। एक चीज़ तो प्रेशर में कर सकते हो कि प्रेशर होता है क्या, ज़्यादा वर्कलोड होता है क्या, या आप बोल सकते हो कि डेडलाइंस कैसी होती है, मतलब आज के आज में करके चाहिए क्या, कल के कल में करके चाहिए तो क्या। तो ये 2-3 चीज़ों में उसको कैटेगराइज कर सकते हो। तो पहली चीज़ डेडलाइन। तो डेडलाइन मतलब आपको कोई टास्क आ रहा है तो वो कितने टाइम में आपको कंप्लीट करके देना है। तो ऐसा नहीं होता है कि बहुत स्ट्रेसफुल होता है या बहुत इमीडिएट डेडलाइन होती है, क्योंकि जो भी आपको टास्क दे रहा है वो भी इससे फैमिलियर होता है कि इस टास्क को कितना टाइम लगेगा करने के लिए। अगर कोई काम है जो 2 घंटे का है, 4 घंटे का है, तो आप उतने टाइम में उसको कंप्लीट करके दे सकते हो। बट अगर कोई टास्क है जिसको ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आप उसको अपफ्रंट बोल सकते हो कि ये टास्क में इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है, मुझे ये चीज़ें अंदर परफॉर्म करनी पड़ेगी, तो इसमें इतना टाइम लगेगा। तो आप जब इस चीज़ को कन्वे करते हो तो जो रिक्वेस्टर है, जिसने उस चीज़ की रिक्वेस्ट किया है, वो भी उसको ईजिली अंडरस्टैंड करता है और आपको बता देता है कि ठीक है, आप इतने टाइम में इसको करके दे दो। तो उस हिसाब से स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है ये अपने आप पे होता है। मतलब इसको अगर आप बोलोगे ना, स्ट्रेस मैनेजमेंट करना अपने आप को होता है। मतलब हम अगर सही से उस चीज़ को एड्रेस करेंगे, सही से उस चीज़ को इवॉल्यूएट करेंगे, तो कोई भी जॉब आपकी स्ट्रेसफुल नहीं रहेगी। ओके, तो अगर मैं बात करूँ इज इन जेनरिक वे में, अगर जो ग्लासडोर की जो रिपोर्ट है कि 4 आउट ऑफ 5 लोग जो है इस क्वेश्चन में ये बोलते हैं कि सेटिस्फैक्शन वाली जॉब है, इसमें स्ट्रेस नहीं होता। उसके बाद, डज डेटा एनालिटिक्स हैव अ फ्यूचर? यस, ऑब्वियसली, क्योंकि जैसे कि हम अभी डिस्कस कर रहे हैं कि डिजिटाइजेशन जो है ग्रोइंग मार्केट है, डेटा जो है, डेटा इंडस्ट्री जो है मतलब एक ग्रोइंग मार्केट है अभी। तो आने वाले समय में ऑब्वियसली, आने वाले वक्त में ऑब्वियसली इसकी जो डिमांड है वो मार्केट में बढ़ेगी और आप काफ़ी अच्छा फ्यूचर इसके अंदर बना सकते हो। हाई पेइंग जॉब, एग्जैक्टली, बिकॉज ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके बेसिस पे बिजनेस चलने वाला है, बिजनेस रन होने वाला है, बिजनेस स्ट्रैटेजी बनाने वाले हैं। जो लीडर्स है बिजनेस के, वो इस आपके एनालिटिक्स को देखकर, आपके एनालिटिक्स को रीड करके, आपके एनालिटिक्स को एनालाइज करके ही वो डिसीजन लेने वाले हैं। तो आपकी जो एनालिटिक्स रहेगी वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, और जो भी आप एनालिटिक्स दे रहे हो उससे बिजनेस की ग्रोथ डिपेंड है। तो ऑब्वियसली जब ऐसी जॉब प्रोफाइल होती है तो उसके लिए कंपनी हाई पेइंग ही करती है। ओके, तो ये एक हाई पेइंग जॉब है जहाँ पे आपको अच्छा खासा पे मिलता है। अगर आप फ्रेशर्स की भी बात करोगे ना, तो आपको इजीली 5 लाख का पैकेज एज अ डेटा एनालिस्ट मिलेगा, 5 to 7। कंपनीज टू कंपनी भी डिपेंड करेगा। अगर आप कोई अच्छी कंपनी में जा रहे हो, बड़ी कंपनी में जा रहे हो, तो पैकेज वहाँ पे आपका और भी वैरी करेगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपको पैकेज मिलेगा। बट मेरे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो फ्रेशर बेसिस पे उनको 5 लाख, 7 लाख, और एक स्टूडेंट को रिसेंटली 8 लाख का पैकेज भी मिला है एज अ फ्रेशर लेवल पर। एंड पैकेज लेना अपने आप पे होता है। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विक करना चाहता हूँ कि अगर 2 कैंडिडेट है और दोनों का लेट्स सपोज इंजीनियरिंग हुआ है, तो अगर वो किसी कंपनी के लिए इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो उनकी सैलरी उनके
ग्रेजुएशन के ऊपर नहीं रहेगी, उनकी सैलरी जो रहेगी उनके स्किल्स के ऊपर रहेगी। समझ रहे हो आप लोग, मतलब स्किल इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। अगर आपके पास स्किल्स है तो कॉर्पोरेट में आपकी वैल्यू है। देखो मैं एक एग्जांपल यहाँ पे और एक लेना चाहूंगा कि जैसे कि कोई दो लोग हैं और वो गवर्नमेंट जॉब के लिए गए, टीचर बन गए लेट्स सपोज, तो दोनों का ग्रोथ सिमिलर रहेगा, चाहे एक टीचर कितना भी अच्छा पढ़ाए और एक टीचर कितना भी खराब पढ़ाए, तो दोनों का जो ग्रोथ है वो स्टैटिक रहेगा, मतलब हर ईयर में उनका कुछ परसेंटेज इंक्रीमेंट होगा। बट आईटी के अंदर ऐसा नहीं होता है, कॉर्पोरेट के अंदर ऐसा नहीं होता है। कॉर्पोरेट के अंदर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस होता है, आपकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर किया जाता है, आपको देखा जाता है आप किस तरीके से काम कर रहे हो, आपने अपने आप को कितना स्किल अप किया, कितना आप फ्लेक्सिबल हो चीज़ों के लिए, और उसके अकॉर्डिंगली आपकी सैलरी ग्रो करती है। तो अगर आईटी में सैलरी जो है वो अपने आप पे होती है कि अपन उसको कितना ग्रो करना चाहते हो, और ऐसा कहीं स्टैंडर्ड रूल नहीं है कि जब आप जॉब स्विच करते हो तो आपका 30% ही बढ़ेगा, 40% ही बढ़ेगा। ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो ने 30% हाइक तो लिया है, 30% हाइक तो बहुत कॉमन है, हर कंपनी देती है, बट बहुत सारे ऐसे भी लोग मिलेंगे जिसने 300% हाइक लिया है। अगर आप गूगल करके या आप देखोगे तो कितने लोग, या यूट्यूब पे भी ऐसे टेस्टिमोनियल्स देखोगे तो 300% भी हाइक लोग लेते हैं। मतलब अगर किसी का 10 लाख पैकेजेस है तो वो 30 लाख पे भी स्विच करता है, और किसी का 10 है तो वो 13 पे भी जाता है। तो ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल के ऊपर। तो हम लोगों को ये माइंडसेट बनाना है कि हमको स्किल अप करना है अपने आप को। अगर अपना ये माइंडसेट रहेगा स्किल अप का, तो ऑब्वियसली अपने को पैकेज अच्छा मिलेगा और सैलरी अच्छा मिलेगा, और सैलरी अच्छा मिलेगा तो हम एक मोटिवेटेड फील करते हैं और काम भी अच्छा करते हैं। ये कहीं ना कहीं एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। ओके, तो व्हाट यू विल गेट, मतलब इस जो हमारी जो ट्रेनिंग रहने वाली है डेटा एनालिटिक्स की, तो उसमें आपको क्या मिलेगा। तो फर्स्ट चीज़, जैसे कि मैंने बोला, कॉम्प्रहेंसिव नॉलेज, आपको डिटेल्ड नॉलेज मिलेगा, डिटेल्ड कॉन्सेप्ट्स की आपको ट्रेनिंग की जाएगी एकदम राइट फ्रॉम स्क्रैच। मतलब अगर आपको टेक्निकल चीज़ें नहीं आती है, अगर आपको आईटी का बैकग्राउंड नहीं है, तो हम लोग शुरुआती वहाँ से करते हैं ट्रेनिंग के अंदर कि व्हाट इज़ आईटी, आईटी क्या है, आईटी के अंदर प्रोजेक्ट क्या होता है, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट क्या होता है, टीम के स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, आप किसको रिपोर्ट करते हो, ये सारी चीज़ एकदम कॉम्प्रहेंसिव नॉलेज हम इसके बारे में देते हैं। फिर रिलेटेड टू सब्जेक्ट जो भी हमारा सिलेबस रहने वाला है वो भी डिटेल्ड में रहेगा। सिलेबस की कॉपी आपको दी जाएगी, सिलेबस आप देख सकते हो कि ये सारी चीज़ें सिलेबस में है, हमारा ये कवर होने वाला है, तो आप वो भी मार्कआउट कर सकते हो कि अगर आपको लगता है कि इसमें ये 2-3 चीज़ें की ज़रूरत है तो हम वो भी उसको फ्लेक्सिबल है उसके बारे में कि वो भी चीज़ें हम उसमें ऐड ऑन करते हैं। सारी ट्रेनिंग्स हमारी हैंड्स ऑन स्किल्स पे होती है, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस पे होती है। मतलब हम सारी ट्रेनिंग के अंदर रियल टाइम प्रॉब्लम्स को इंक्लूड करते हैं और उसके थ्रू चीज़ों को सिखाते हैं आपको। टूल्स की प्रोफिशिएंसी, यानी कि जो भी टूल्स हम सीखने वाले हैं उसको एज प्रो लेवल पे सीखने वाले हैं। बीट जब हम एक्सेल सीखेंगे, पावर बीआई सीखेंगे, या पाइथन के लाइब्रेरीज सीखेंगे, या हम पावर बीआई सीखेंगे, या सीक्वल सीखेंगे, तो ये हम सब ऐसे लेवल पे सीखेंगे फ्रॉम एकदम बेसिक या स्क्रैच लेवल टू प्रो लेवल पे सीखेंगे। उसके साथ साथ आपका पोर्टफोलियो कैसा आपको बूस्ट करना है। पोर्टफोलियो यानी कि देखो, आपको आता जितनी चीज़ें अगर आती है आपको, अगर आप उसको बराबर से दिखा नहीं पाओगे तो वो चीज़ें कोई काम की नहीं। और आईटी में जो चीज़ें आपको आती है वो चीज़ें आपको सही से आपके पोर्टफोलियो पे दिखाने आनी चाहिए। तो वो भी चीज़ किस तरीके से दिखाई जाती है वो भी हम आपको उसमें हेल्प आउट करेंगे आपके पोर्टफोलियो प्रोफाइल बिल्ड करने के लिए। फिर कोलैबोरेटिव एक्सपीरियंस, मतलब पीयर आपकी मीटिंग्स हो सकती है जिसके अंदर आप चीज़ों को सीखोगे। अगर आपको कुछ डाउट है तो हम डाउट क्लास भी रखते हैं वीकेंड्स के अंदर, जिसके अंदर हम जो भी आपको प्रॉब्लम्स है या जो कंसेप्ट में अगर आपको ऐसा लगता है कि ये कंसेप्ट कहाँ यूज़ होता है रियल टाइम में, तो वो भी चीज़ों को हम आपको बताते हैं। फिर करियर अपॉर्चुनिटीज़, जैसा कि मैंने बताया कि ये जो इंडस्ट्री है ये ग्रोइंग इंडस्ट्री है, और ग्रोइंग इंडस्ट्री के अंदर कैसा होता है कि मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपके पास राइट स्किल सेट है, जो मार्केट की डिमांड है, और अगर आप वो उसको सप्लाई कर रहे हो तो वो मैच बन जाता है। ओके, आप अपने हिसाब से कुछ सीख रहे हो इंडस्ट्री में, अपने हिसाब से कुछ चल रहा है, तो वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। तो ये चीज़ों का हम आपको ध्यान से बताते हैं कि क्या चीज़ें मार्केट में यूज़ हो रही है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, क्या कॉन्सेप्ट्स यूज़ हो रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंगली आपको फिर जब आप जो रिक्वायर्ड स्किल है अगर आप अच्छे से सीखोगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी जो है वो काफ़ी बढ़ जाती है चीज़ों के लिए। फिर लाइफ टाइम एक्सेस, जो भी ट्रेनिंग मटेरियल है आपको उसका एक्सेस लाइफ टाइम रहेगा। ओके, तो मार्केट में भी डेटा एनालिटिक्स प्रोफेशनल्स की काफ़ी ज़रूरत है, काफ़ी डिमांड्स है। जैसा मैंने बोला कि ये ग्रोइंग इंडस्ट्री है, वर्ल्ड वाइड इसकी
डिमांड है और जो स्किल्स प्रोफेशनल चाहिए, जो स्किल्ड प्रोफेशनल चाहिए मार्केट में अभी उसका शॉर्टेज है, जिसकी वजह से एक गैप जनरेट होता है। और उसकी वजह से अगर आप देखोगे तो 82K जॉब अपॉर्चुनिटी यानी 82,000 जॉब्स अभी मार्केट में ओपन है फॉर डेटा एनालिस्ट के लिए। ये क्यों है? बिकॉज जो राइट स्किल है वो सही से कैंडिडेट्स के अंदर नहीं है। तो हम ये चीज़ को फुलफिल करने वाले हैं बाय प्रोवाइडिंग यू स्किल्स इन अ राइट मैनर, कि जो चीज़ें आपको चाहिए एज अ डेटा एनालिस्ट के लिए वो चीज़ें हम आपको बताएंगे। ओके और इसके अंदर जैसे कि टेक्नोलॉजी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि बहुत सारे मार्केट में टेक्नोलॉजीज है, बट जो रिक्वायर्ड है, जो कंपनीज में यूज़ होती है, जिसका मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा है, ऐसी टेक्नोलॉजी मार्केट में सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, वो हम आपको सिखाएंगे। जैसा कि सिंपली जैसा पावर BI है, पावर BI बिजनेस इंटेलिजेंस का मार्केट लीडर है, 40% से ज़्यादा मार्केट शेयर पावर BI होल्ड करता है BI इंडस्ट्री के अंदर। तो हम वो टूल सीखने वाले हैं। तो उस टूल को सीखने से क्या होगा कि जब वो मार्केट में ज़्यादा यूज़ होता है तो उसकी अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा आपको दिखाई देगी। रोल्स आर कॉम्प्लेक्स इन टर्म्स ऑफ, मतलब जो चीज़ें हमको बतानी है, मतलब बिजनेस को ऐसा नहीं होता कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें हम कंपनी को दिखाते हैं। हम लोगों को थोड़ा डेटा को डीपर डाइव करना पड़ता है, डेटा को मल्टीपल वे से देखना पड़ता है, डेटा को एनालाइज करना पड़ता है, रिव्यू करना है। तो ये जो इसके भी जो फ्रेमवर्क्स होते हैं कि डेटा को किस तरीके से आपको एनालाइज करना है, जैसा कि परेटो रूल हो गया या कुछ फ्रेमवर्क है, लीन सिग्मा, अगर आपने सुना होगा नाम, 6 सिग्मा फ्रेमवर्क है। तो 6 सिग्मा के यूज़ करके आप डेटा को किस तरीके से कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सिंप्लीफाई तरीके से बता सकते हो। अगर ये चीज़ अगर आप समझ गए तो आप ये जो कॉम्प्लेक्स टर्म है ना यहाँ पे, रोल्स आर कॉम्प्लेक्स, इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। ओके तो ये चीज़ें भी हमारी ट्रेनिंग में इंक्लूड है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग फ्रेमवर्क के अंदर हम कवर करते हैं, जैसे कि स्मार्ट रूल है, फ्रेमवर्क है, या प्रायोरिटी मैनेजमेंट है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के रिलेटेड कुछ ऐसे फ्रेमवर्क्स है जो कंपनीज यूज़ करती है रियल टाइम पे। तो वो चीज़ें हम यहाँ पे आपको कवर कराएंगे। उसके बाद कंपनीज राइट कैंडिडेट को ढूंढने के लिए उनको काफ़ी स्ट्रगल हो रहा है, बिकॉज जैसा मैंने बोला मार्केट की जो डिमांड है और जो सप्लाई किया जा रहा है वो मिसमैच हो रहा है। ओके तो इस वजह से क्या हो रहा है कि एक गैप बन गया है मार्केट में। तो वो हम ट्राई करेंगे कि प्रॉपर वे से उसको क्या करें, फुलफिल करें। ओके और हमारी जो ट्रेनिंग रहेगी वो उस हिसाब से रहेगी डेटा एनालिटिक्स की, कि आपका जो गैप रहेगा वो उसमें फुलफिल हो जाएगा। ओके अगर मैं ट्रेनिंग के बारे में बताऊं थोड़ा सा सिलेबस के बारे में, तो हमारी जो स्टार्टिंग ट्रेनिंग रहेगी वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से रहेगी, क्योंकि एक्सेल एक बहुत अंडररेटेड टूल है इंडस्ट्री के अंदर, और इंडस्ट्री के अंदर ये सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला टूल है। आप प्रोजेक्ट मैनेजर हो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करते हो, आप PMO हो, आप डायरेक्टर हो, आप वाइस प्रेसिडेंट हो या आप CEO, ये एक ऐसा टूल है जो कि हर एक को आना ही आना चाहिए। क्योंकि और मैं आपको बता रहा हूँ जो हम एक्सेल सीखने वाले हैं वो बेसिक नहीं बल्कि बेसिक टू एडवांस लेवल का हम सीखेंगे। तो एक्सेल के अंदर हम बेसिक मैथ रिलेटेड, टेक्स्ट रिलेटेड या डेट रिलेटेड फॉर्मूलेज देखेंगे, ऑपरेटर्स देखेंगे, रेफरेंसिंग, लुकअप, वी लुकअप, एच लुकअप, इंडेक्सिंग, मैच, ये सब चीज़ें देखेंगे। डेटा समराइजेशन देखेंगे थ्रू पिवट टेबल, डेटा विजुअलाइजेशन। एक्सेल के अंदर आप मोर देन 50 विजुअलाइजेशंस बना सकते हो, चार्ट्स बना सकते हो। वो चार्ट्स हम देखेंगे, जस्ट क्लिक पे बना सकते हैं। फिर एक्सेल को डेटाबेस के साथ कैसा कनेक्ट कर सकते हैं वो देखेंगे। एक्सेल के अंदर रिपोर्ट डैशबोर्ड्स कैसा बनाते हैं वो देखेंगे। और प्रैक्टिकल 2 प्रोजेक्ट्स हम कवर करेंगे एक्सेल के अंदर। और उसके साथ साथ इंटरव्यू के क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं, मोस्टली आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं 30 क्वेश्चंस, वो हम कवर करेंगे विथ एग्जाम्पल। इसी के साथ साथ एक्सेल के अंदर आप चैट GPT को कैसे यूज कर सकते हो, एक्सेल के अंदर आप पाइथन का इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हो, ये भी चीज़ों का मैं आपको चीज़ें बताऊंगा कि ये भी हम किस तरीके से कवर करते हैं। तो एक्सेल बहुत हाई लेवल पे हम लोगों को समझना है, और एक्सेल एक बहुत कोर असेंशियल चीज़ होती है डेटा एनालिटिक्स के लिए। तो इंडस्ट्री के अंदर बोला जाता है अगर आप डेटा एनालिस्ट बन रहे हो तो योर फर्स्ट टूल शुड बी एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ओके तो एक्सेल के अंदर हम ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। उसके बाद सिक्वल एसेंशियल। तो सिक्वल एसेंशियल, सिक्वल का मतलब होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, और ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है टू वर्क विथ डेटाबेस, टू वर्क विथ डेटाबेस। सिक्वल मैं फिर से बोल रहा हूँ, सिक्वल जो एक लैंग्वेज है जो टू वर्क विथ डेटाबेस, और ये बहुत इंग्लिश लाइक कीवर्ड्स की तरह होती है और काफ़ी आसान होती है। और ये हम सीखेंगे कि इसके अंदर हम सिक्वल सर्वर सीखेंगे, RDBMS कंसेप्ट देखेंगे, कमांड्स देखेंगे, इसके एग्रीगेट फंक्शंस देखेंगे, एरर हैंडलिंग, डेटा हैंडलिंग देखेंगे, फिर जॉइंस, सेट ऑपरेशन, कंस्ट्रेंट, टेबल्स के ऊपर रूल्स रेगुलेशंस कैसे लगाते हैं, ऑटोमेशन कैसा करेंगे हम स्टोर प्रोसीजर यूज करके, स्पीड अप कैसा करेंगे हमारे डेटा को, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, जॉब ऑटोमेशन एंड इंटरव्यू के क्वेश्चंस हम इसमें कवर करेंगे। एक चीज मैं बोल रहा हूं, जरा ध्यान से मेरी इस बात को सुनना, कि सीक्वल एक लैंग्वेज है,
टू वर्क विद डेटाबेस। अगर आपने SQL अच्छे से सीख गए ना, ये चीज़ें अगर अच्छे से सीख गए तो आप 10 डिफरेंट डेटाबेस के साथ काम कर सकते हो, 10 डिफरेंट डेटाबेस के साथ, बिकॉज SQL बेस्ड Oracle होता है, MySQL होता है, IBM DB2 होता है, Azure SQL होता है, MariaDB होता है, PostgreSQL होता है। तो ये सारे डेटाबेस अगर आपने ये सीख गया SQL तो आप वो सारे डेटाबेस सीख जाओगे। और हम हमारी इस ट्रेनिंग में ना 3 डेटाबेस कवर करेंगे। SQL के साथ हम करेंगे MySQL, सबसे पहले MySQL करेंगे, उसके बाद SQL सर्वर करेंगे जो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, ये कवर करेंगे, और थर्ड वन विल बी PostgreSQL, वो एक हम करेंगे। तो 3 डेटाबेस हम आप सेम क्वेरी, मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपकी SQL की एक क्वेरी है तो वो 3 डिफरेंट डेटाबेस पे कैसा वर्क करती है। तो इससे क्या होगा कि आपको एक आइडिया मिलेगा कि आप SQL सीख के किस तरीके से मल्टीपल डेटाबेस के साथ काम कर सकते हो। तो ये बहुत एसेंशियल होता है जो इजीली कोई आपको बताएगा नहीं। ओके, तो ये भी हम चीज़ करेंगे। और SQL हम बहुत बेसिक टू एडवांस लेवल करेंगे। इंटरव्यूज़ के क्वेश्चंस कवर करेंगे जो इंटरव्यू के अंदर थ्योरी लेवल पे भी पूछे जाते हैं और क्वेरी लेवल पे भी पूछे जाते हैं। कभी कभी इंटरव्यूअर आपको स्क्रीन शेयर करके बोलेगा कि ये क्वेरी बताओ, तो एक सेट ऑफ क्वेश्चंस है जो इंटरव्यू के अंदर पूछे जाते हैं, तो वो भी हम उसका पूरा लॉजिकल चीज़ें कवर करेंगे। और उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस जो हैकर रैंक पे होते हैं या लीड कोड पे होते हैं, अगर ये प्लेटफॉर्म के नाम अगर आपने सुने होंगे, तो उस पर जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो लॉजिकल रीजनिंग बढ़ाने के लिए होता है, तो वो भी हम चीज़ें हमारी SQL के ट्रेनिंग में कवर करेंगे। नेक्स्ट रहेगा हमारा पावर BI। तो पावर BI का जो हमारा सिलेबस है ना, वो माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन का है, और उस सर्टिफिकेशन का नाम है DP300। तो ये जो सर्टिफिकेशन, मैं उसका लिंक भी हम लोग आपको शेयर करेंगे। तो उसका जो सिलेबस है हमारा पावर BI सर्टिफिकेशन के लिए है। तो एक बार जब आपकी पावर BI का जो हमारा ये जो सिलेबस है कि आप पावर BI को किस तरीके से इंस्टॉल करोगे, किस तरीके से यूज़ करोगे, किस तरीके से आप डेटा कनेक्ट करोगे मल्टीपल सोर्स का, तो पावर BI एक ऐसा टूल है, जैसा मैंने बोला कि 40% मार्केट शेयर है इसका भी करंटली मार्केट में, और इसका यूज़ करके आप डेटा क्लीनिंग, जॉइनिंग, विजुअलाइजेशन, डैशबोर्ड, ये सब चीज़ें बना सकते हो। पावर BI के अंदर हम देखेंगे कि पाइथन को किस तरीके से इंटीग्रेट करते हैं, R को किस तरीके से इंटीग्रेट करते हैं, वो भी चीज़ हम हमारे इस पावर BI के ट्रेनिंग में कवर करेंगे। उसके साथ साथ हम पावर BI पे 5 प्रोजेक्ट्स करेंगे। 5 प्रोजेक्ट्स किस पे करेंगे? पावर BI के ऊपर करेंगे, और उसके साथ साथ इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी हम इसमें कवर करेंगे। और जो पावर BI का सिलेबस यहाँ तो जस्ट शॉर्ट समरी है, बट मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, जब हम पावर BI की ट्रेनिंग करेंगे तो हम माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन की ट्रेनिंग करेंगे। और जब आप ये ट्रेनिंग करोगे पावर BI का, तो आप उसके लिए एग्जाम भी दे सकते हो पावर BI का, जो कि मतलब 5000 उसकी फीस होती है। वो हम जब ट्रेनिंग करेंगे तो तब मैं उसकी डिटेल आपको बता दूंगा कि कितने क्वेश्चंस आते हैं, एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है, आप घर से ही कैसा उसका एग्जाम दे सकते हो। और ट्रस्ट मी, आप अगर naukri.com पे जाओगे और सिर्फ पावर BI डेवलपर के लिए जॉब वैकेंसीज देखोगे ना, तो मोर देन 20 to 30,000 जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको सिर्फ और सिर्फ पावर BI डेवलपर के लिए मिलेगी। तो ये भी चीज़ हमारे इसमें कवर होने वाली है। और ये फिर से बोल रहा हूँ कि जो ट्रेनिंग का सिलेबस रहेगा वो सर्टिफिकेशन ओरिएंटेड रहेगा। ओके, और आप खुद क्रॉस वैलिडेट कर सकते हो कि हाँ सर ने जो बताया था वो मैच हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट रहेगा पाइथन। हम पाइथन करेंगे, पाइथन के हम लाइब्रेरीज करेंगे, पाइथन का एक बेसिक ओवरव्यू लेंगे, पाइथन किस तरीके से वर्क करती है। बिकॉज डेटा एनालिटिक्स के लिए आपको ना ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ना ही प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की ज़रूरत होती है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, डेटा एनालिटिक्स के लिए आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की ज़रूरत नहीं होती है। डेटा एनालिटिक्स के अंदर हमको कुछ लाइब्रेरीज की ज़रूरत होती है और कुछ डिसीजन कंट्रोल की ज़रूरत होती है, जैसे कि इफ़ हो गया या फॉर लूप हो गया, वाइल लूप हो गया, कुछ वैलिडेशंस की ज़रूरत होती है, तो वो चीज़ें हम कवर करेंगे। उसके बाद numpy, pandas, matplotlib, ये लाइब्रेरीज को कवर करेंगे। और उसके बाद इसके अंदर पाइथन के अंदर 2 प्रोजेक्ट्स हम कवर करेंगे, जिसके अंदर हम डेटा को क्लीनिंग प्रोसेस और विजुअलाइजेशंस पूरा करेंगे, चार्ट्स बनाएंगे, विजुअलाइजेशंस बनाएंगे, और इंटरव्यू के क्वेश्चंस इसके ऊपर हम कवर करेंगे। उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रॉब्लम सॉल्विंग फ्रेमवर्क, कि आपके पास अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है या कोई टास्क आ रहा है तो आप उसको किस तरीके से आपको उसको रिसीव करना चाहिए और किस तरीके से उसको अटेन करना चाहिए और किस तरीके से उसको सॉल्व करना चाहिए। जब भी आपके पास कोई प्रॉब्लम आता है तो हमको उसको उसमें परेटो कैसा अप्लाई करना चाहिए, 6 सिग्मा, क्योंकि मैं 6 सिग्मा ग्रीन बेल्ट सर्टिफाइड हूँ, तो मैं आपको डिटेल्ड में 6 सिग्मा के बारे में बताऊंगा। येलो बेल्ट और ग्रीन बेल्ट क्या होता है, ब्लैक बेल्ट क्या होता है, मास्टर बेल्ट क्या होता है, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है इसकी भी मैं चीज़ें आपको बताऊंगा। उसके बाद स्मार्ट फ्रेमवर्क, आइसेनहोवर लॉ और ITSM अप्रोच, ये अप्रोचेस आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल में मतलब 4 चांद लगा देंगे, उस तरीके का मैं आपको बोल सकता हूँ। बिकॉज
आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि जब भी आपके पास कोई प्रॉब्लम आएगा या आपके पास कोई रिपोर्ट या डैशबोर्ड बनाने का रहेगा या एनालिटिक्स करने का रहेगा, तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से मुझे उसको बताना है, ये क्या फ्रेमवर्क यूज करना है, क्या जरूरी है बताना। वो सब चीजें कब समझ में आएगी, जब आप ये लॉस को समझ जाओगे, और ये लॉस पे हम इस पे डिटेल में काम करेंगे। ओके, उसके बाद पर्सनल ब्रांडिंग। पर्सनल ब्रांडिंग के अंदर हम रिज्यूम, सीवी क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, हमको रिज्यूम किस तरीके से बनाना चाहिए, इफेक्टिव रिज्यूम सिमिलर टू एलॉन मस्क का रिज्यूम कैसा है और हम वो ऐसा रिज्यूम किस तरीके से बना पाएंगे, वो मैं चीज़ें आपको बताऊंगा। रिज्यूम के मैं टेम्पलेट्स आपके साथ शेयर करूंगा कि किस तरीके का रिज्यूम बहुत जल्दी से शॉर्टलिस्ट होता है। आप में से कुछ लोगों को पता होगा कि रिज्यूम शॉर्टलिस्ट करने के लिए कंपनीज ATS का यूज़ करती है, एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम का, क्योंकि एक कंपनी में जब एक जॉब अपॉर्चुनिटी होती है तो वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ रिज्यूम आते हैं, तो कंपनीज कीवर्ड रैंकिंग के बेसिस पे रिज्यूम को शॉर्टलिस्ट करती है कि ऐसा रिज्यूम जिसमें सबसे ज़्यादा कीवर्ड्स मैच हो रहे, तो वो रिज्यूम को शॉर्टलिस्ट करती है। तो हम ट्रिक्स देखेंगे कि हमारा रिज्यूम कैसा होना चाहिए, रिज्यूम की क्वालिटी टेस्ट करेंगे। naukri.com का एक इंटरनल पोर्टल है जिसके ऊपर आप आपके रिज्यूम को टेस्ट कर सकते हो कि आपका रिज्यूम कितना इफेक्टिव बना है। वो आपके रिज्यूम को स्कोर देता है, तो हम वो स्कोर भी वैलिडेट करेंगे और देखेंगे कि क्या चीज़ें ऐड करना चाहिए, किस तरीके के एक्शन वर्ड्स हमारे रिज्यूम में ऐड करना चाहिए जिससे हमारी रिज्यूम की क्वालिटी बढ़ेगी। तो ये भी हम देखेंगे। लिंक्डइन का प्रोफाइल देखेंगे, नौकरी का प्रोफाइल आपको बनाने में मैं हेल्प करूंगा कि नौकरी का प्रोफाइल कैसा बनाना चाहिए, क्या क्या चीज़ें अंदर होना चाहिए, किस तरीके से कंप्लीट आपका प्रोफाइल होना चाहिए। फिर मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, यानी कि इंटरव्यू के अंदर HR के अंदर क्या क्वेश्चन पूछेगा, या आपको जब इंटरव्यूअर का फर्स्ट कॉल आएगा तो वो क्या पूछेगा, क्या डिटेल्स आपसे लेगा, आपको क्या चीज़ें उसको बताना चाहिए। उसके बाद आपका मतलब टेक्निकल राउंड के तो हम क्वेश्चंस हमारे जब हम पाइथन, SQL, एक्सेल करेंगे तभी हमने यहाँ पे वो चीज़ों को कवर कर देंगे कि ये चीज़ें इंटरव्यू के अंदर पूछी जाती है। बट यहाँ पे हम HR के क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे कि HR के क्वेश्चंस कौन कौन से पूछे जाते हैं, जैसा कि HR क्या क्वेश्चंस पूछा जाता है, वो सब चीज़ें भी हम मोस्ट आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस के अंदर कवर करेंगे। उसके बाद इंटरव्यू का चेकलिस्ट रहेगा हमारा। चेकलिस्ट मतलब बिफोर इंटरव्यू हम लोगों को क्या चीज़ों को ध्यान रखना है, इन इंटरव्यू हम लोगों को क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, और आफ्टर इंटरव्यू क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, कि इंटरव्यू से पहले हमको क्या चीज़ें रेडी होनी चाहिए, हमारी इंटरव्यू के बीच में जब इंटरव्यू चल रहा है मेरा तो तब मुझे क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, और इंटरव्यू के बाद में जब इंटरव्यू कंप्लीट हो जाएगा मेरा तो उसके बाद मुझे किन चीज़ों का ध्यान रखना है, तो वो चीज़ों के चेकलिस्ट मैं आपके साथ शेयर करूँगा, वो चीज़ें मैं बताऊँगा। और उसके बाद हम आपका मॉक इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। मॉक इंटरव्यू में हम आपको वैलिडेट करेंगे कि आपकी जो ट्रेनिंग हुई है, जो इंटरव्यू क्वेश्चंस है, वो सारी चीज़ें आप बराबर से बता पा रहे हो या नहीं बता पा रहे हो, क्या चीज़ों को इम्प्रोवाइज़ करना चाहिए। मे बी आपकी सिटिंग पोस्चर ठीक नहीं है, मे बी, क्योंकि क्या होता है कि इंटरव्यू के अंदर ये सब चीज़ें भी वैलिडेट की जाती है कि कैंडिडेट का बॉडी लैंग्वेज कैसा है, उसकी रेट ऑफ स्पीच कैसी है, वो ज़्यादा फास्ट बोल रहा है या स्लो बोल रहा है, या वॉइस मॉड्यूलेशन देखा जाता है कि बहुत टॉप वॉइस में बोल रहा है या लो वॉइस में बोल रहा है, तो वो चीज़ों का भी ध्यान रखेंगे। फिर आपकी कैमरा क्वालिटी, माइक क्वालिटी, इन चीज़ों का भी, बैकग्राउंड क्वालिटी, ये भी सब चीज़ों का क्या करेंगे, मॉक इंटरव्यूज़ के अंदर आपको वैलिडेट करके बताएंगे, ताकि आप जब एक्चुअल इंटरव्यू दोगे तो उस टाइम पे आप सारी चीज़ों को क्या करोगे, ध्यान से दोगे, और आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। तो व्हाई चूज ITUX, आपको क्या लग रहा है कि क्यों चीज़ें मतलब सीखना चाहिए हमारे थ्रू, क्योंकि सिमिलर टाइप ऑफ कोर्स मैं गारंटी से बोलता हूँ कि डेटा एनालिटिक्स का अगर आप इंटरनेट पे कोर्स सर्च करोगे तो इस तरीके का सिलेबस आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग फ्रेमवर्क ये वो वहाँ पे नहीं मिलेगा आपको। मे बी टेक्निकल चीज़ें मिल जाएगी सिमिलर वे में, बट प्रॉब्लम सॉल्विंग फ्रेमवर्क और जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ पर्सनल ब्रांडिंग की, ये चीज़ वहाँ पे इंक्लूडेड नहीं होती। तो ये आपके लिए काफ़ी प्लस पॉइंट है कि ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड हो रही है। उसके साथ साथ जो सबसे बड़ा एडवांटेज है ना, वो ये है कि आपकी ट्रेनिंग की हर चीज़ आपको एक पोर्टल पे मिल जाएगी। हमारा पास ITUX का एक पोर्टल है, स्टूडेंट पोर्टल, जहाँ पे जो पोर्टल कुछ इस तरीके से दिखता है कि जब आप साइन अप करते हो, जब इनरोल करते हो, तो आपको इस तरीके का एक पोर्टल का एक्सेस मिलेगा, जिसके ऊपर आपको सारे ट्रेनिंग का मटेरियल मिल जाएगा। आपको 10 जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको ईमेल्स को देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको व्हाट्सएप को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सारी चीज़ें एक प्लेस पे मिल जाएगी। हर चीज़ आपको, कि आपकी चाहे वो पेमेंट डिटेल्स हो, चाहे कोर्स डिटेल हो, चाहे स्टडी मटेरियल हो, हर चीज़ आपको क्या हो जाएगी, एक ही जगह पे। चाहे आपके असाइनमेंट्स हो जाए, चाहे आपका सिलेबस हो जाए, ये सब कभी भी किसी भी टाइम पे कहीं से भी आप उसको एक्सेस कर सकते हो। जस्ट वेबसाइट के थ्रू आपको वेबसाइट पे जाना है और आपको सारी स्टूडेंट पोर्टल से आपको सारी डिटेल
डाउनलोड करना है। तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है। क्या होता है मालूम क्या, जब आपको आपकी सारी चीज़ें बिखरी हुई होती है, मल्टीपल जगह पे होती है, तो आप चीज़ों में से आपका ध्यान हटता जाता है। बट सारी चीज़ें अगर एक ही जगह पे रहेगी तो आपका ध्यान भी फोकस्ड रहेगा और कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पे मिलेगी। इस पे क्या क्या मिलेगा आपको, आपके रिकॉर्डिंग सेशंस, जो भी ट्रेनिंग आपकी होगी तो उसका रिकॉर्डिंग सेशंस रहेगा। आप क्लासेस का टाइम मैं बता दूं कि मॉर्निंग के टाइम पे हमारी क्लासेस रहेगी, बिकॉज हमने कंसीडर किया कि हमारे पास वर्किंग प्रोफेशनल्स भी है। हमारी जो एग्जिस्टिंग बैच है उसके अंदर ऐसे लोग हैं जो इन्फोसिस, कैपजेमिनी में है या EY में काम करते हैं, तो वो लोग भी हमारे पास स्टूडेंट्स हैं। TCS के लोग हैं हमारे पास, तो वो लोग भी है। तो हमने उनकी वजह से हमारे बैचेस के टाइम ऐसे रखे कि मॉर्निंग में हमारे बैचेस होते हैं, और मैं भी खुद एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, तो इस वजह से हमने ये कंसिडरेशन में रखे, और कॉलेज के स्टूडेंट्स को कंसिडर करके हमने बैचेस का टाइम मॉर्निंग रखा है। मॉर्निंग 7 to 10 के बीच में हमारे बैचेस होते हैं। तो जो भी बैच होती है उसकी रिकॉर्डिंग सेशंस होते हैं, रिकॉर्डिंग मतलब बैच लाइव होती है, बट एक बार क्लास खत्म हो गई तो उसकी रिकॉर्डिंग वीडियो भी आपको, रिकॉर्डेड सेशंस भी आपको उसका एक्सेस मिल जाता है, और उसका स्टडी मटेरियल भी मिल जाता है। लेट्स सपोज मैं आज कुछ पढ़ा रहा था, तो उसमें जो भी मैंने कंसेप्ट यूज़ किया है, जो भी चीज़ें मैंने, वर्किंग फाइल है मेरी, वो भी आपको मिल जाएगी, और रिकॉर्डेड सेशन भी मिल जाएगा जिसको आप जाके गो थ्रो कर सकते हो। स्टडी मटेरियल को भी आप देख सकते हो, तो वो भी वहीं पे मिलेगा। इसके साथ साथ जो भी, जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, जब आपका मॉक इंटरव्यू हो जाएगा, सब हो जाएगा, तो आपको एक वेरीफाइबल सर्टिफिकेट मिलेगा जिसको आप, ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है, जिसका आप सर्टिफिकेशन कंपनीज के अंदर भी यूज़ कर सकते हो। वहाँ दिखा सकते हो कि आपने एक रिलायबल ट्रेनिंग सेंटर से, ट्रेनिंग हब से आपने क्या किया, एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन से आपने ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन कंप्लीट किया है, और वहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपने की है। ओके, तो ये भी आपको मिलेगा। ट्रेनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि ट्रेनिंग पूरी रियल टाइम प्रैक्टिकल बेस्ड रहेगी, थियोरेटिकल कंसेप्ट बेस्ड पे नहीं रहेगी। रियल टाइम जब भी ज़रूरत होगी हम सारे रियल टाइम कंसेप्ट्स को देखेंगे कि रियल टाइम में ये कंसेप्ट कहाँ यूज़ होता है। क्योंकि मेरे को, जैसा मैंने बताया कि 7 years का वर्किंग एक्सपीरियंस है, तो मैं काफ़ी चीज़ें रिलेट करके आपको बता सकता हूँ कि ये कंसेप्ट है, हमने अभी रिसेंटली यहाँ यूज़ किया, ये प्रोजेक्ट आया था, ये प्रोजेक्ट में ये कंसेप्ट को हमने इस तरीके से यूज़ किया था। तो जो कंसेप्ट्स रहेंगे वो रियल टाइम प्रैक्टिकल सिचुएशन के हिसाब से आपको सिखाए जाएंगे, जो सीखने के लिए बहुत आसान हो जाते हैं। क्या होता है कि कोई कंसेप्ट होता है, दिखने में बहुत हार्ड होता है, जब हम उसको रियल टाइम के साथ को रिलेट करते तो फिर हमको लगता है अच्छा हम यहाँ पे इसको कर सकते, तो वो आपको याद भी होता है। तो रियल टाइम हैंड्स ऑन प्रैक्टिस रहेगी, हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल चीज़ें सारी रहेगी। और जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी किसी गाइडेंस की, कि आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है, ये चीज़ में, ये सेशन में ये मिस आउट हो गया, ये कुछ प्रॉब्लम है, मेरे सिस्टम पे ये वर्कआउट नहीं हो रहा है, तो हम उसके लिए भी आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। कि हम, जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि जैसा मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, तो रोज़ तो हम नहीं रख सकते, डेली तो नहीं रख सकते, बट वीकेंड के ऊपर हम एक लेक्चर रखेंगे जिसके अंदर जस्ट डाउट के रिलेटेड रहेगा, कि आपको कुछ डाउट है, कुछ इश्यूज़ है, तो वो चीज़ों को हम एड्रेस करेंगे। ओके, चीज़ों को, जो सिलेबस है हमारा वो सारा मतलब आप बोल सकते हो कि पूरा कस्टमाइज्ड है। और कस्टमाइज इन टर्म्स ऑफ ऐसा है कि एक बिगिनर लेवल से एक एक्सपर्ट तक की जर्नी पूरी उसमें कवर होती है, कि किस तरीके से आपको स्टार्ट करना चाहिए, कहाँ पे क्या क्या चीज़ें सीखना चाहिए, और उसके हिसाब से हमने चीज़ को हमारे कस्टमाइज़ किया है, प्रॉपरली एनालाइज करके, अंडरस्टैंड करके हमने इसको दिया है। और इस तरीके के सिलेबस ने हमको रिजल्ट्स भी दिए हैं। जैसे मैंने बोला कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स MNCs में जॉब करते हैं, MNCs में उनके प्लेसमेंट्स हुए हैं विद गुड नंबर ऑफ पैकेज उनको मिला है। 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक के, 9 तक के इजीली पैकेजेस मिला है, और 10 के ऊपर ऐसे लोगों को मिला है जिनको, मतलब जो ऑलरेडी किसी इंडस्ट्री में काम करते थे और 3 ईयर 4 ईयर का उनको वर्क एक्सपीरियंस था, देन उन लोगों ने स्विच किया, मोस्टली टेस्टिंग के बाद वो लोगों ने स्विच किया, तो इसकी वजह से उनको 10+ के पैकेजेस मिले हैं। तो हमारा जो सिलेबस है वो इस तरीके का है कि जो रियल टाइम में यूज़ होता है कंपनी में, उस पर हमने एम्फेसाइज किया है। और मैंने जैसे कि पावर BI के बारे में बोला आपको, कि पावर BI का सिलेबस माइक्रोसॉफ्ट के सर्टिफिकेशन के स्टैंडर्ड का है। आप उसको ट्रेनिंग के अंदर वैलिडेट भी कर सकते हो, कि ट्रेनिंग, जब मैं पावर BI की ट्रेनिंग दूंगा तो तब मैं आपको बताऊंगा कि ये सर्टिफिकेशन का सिलेबस है, और देखो हमारा सिलेबस, हम उसी तरफ चल रहे हैं। उसके बाद जब SQL आप सीखोगे, तो SQL के अंदर भी आप SQL जब सीखोगे, तो SQL ऐसा सीखोगे कि आप 3 डेटाबेस के साथ इजीली काम कर लोगे सेम टाइम पे। आप MySQL पे भी काम कर लोगे, SQL सर्वर पे भी काम करोगे, और Postgres पे भी काम करोगे। तो ये तीनों डेटाबेस भी हम इंस्टॉल करेंगे और इन पर भी हम काम करेंगे। तो जो हमारा सिलेबस है ना, वो आपको 360 एंगल से
अपने आप को स्किल अप करने में हेल्प करेगा। ओके, और सारा कोर्स मटेरियल इसके अंदर इंक्लूडेड है, जैसे कि मैंने बताया कि ये सब वन प्लेस पे आपको मिलेगा, मतलब आपको हर जगह जाके देखने की ज़रूरत नहीं रहेगी और एक ही प्लेस पे आपको स्टूडेंट पोर्टल पे सारी चीज़ों का एक्सेस मिलेगा। उसके बाद इंटरेक्टिव क्लासेस रहेगी, क्योंकि हमारी क्लास की साइज़ थोड़ी सी कम रहेगी, कम लोग क्लास में रहेंगे, बिकॉज हम चाहते हैं कि कम लोग हमारी क्लास में, मतलब जो स्टूडेंट्स है वो जितने कम होते हैं उतनी क्लास इंटरेक्टिव बनती है, उतनी चीज़ें आप रियल टाइम में सीखते हो, हैंड होल्डिंग बराबर से होती है। अगर आपको कुछ डाउट्स है तो वो हम इजीली क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं और कॉन्फिडेंट आप फील करते हो उसमें, तो क्लास हमारी जो है वो इंटरेक्टिव होती है काफ़ी। उसके बाद डिजिटल प्रोफाइल, जैसे कि मैंने बोला कि लिंक्डइन का प्रोफाइल, नौकरी का प्रोफाइल, ये सब चीज़ें हम इसमें हमारी ट्रेनिंग में क्या करते हैं, कवर करते हैं। और उसके बाद मॉक इंटरव्यूज़ विथ फीडबैक, और ऑनेस्ट फीडबैक हम आपको देंगे जिससे आपको रिजल्ट जल्दी से मिलेगा। ओके, ऐसा नहीं रहेगा कि शुगर कोटेड आपको फीडबैक दे रहे कि हाँ हाँ हो गया। अगर ऐसा हम लोगों को ज़रूरत लगी कि महसूस हुआ कि यार और एक मॉक इंटरव्यू लेना चाहिए या और एक लेना चाहिए, तो हम मॉक इंटरव्यूज़ 2-3 भी आपके क्या करेंगे, कंडक्ट करेंगे। ओके, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद कम्युनिकेशन के ऊपर भी हम ध्यान देंगे। ओके, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये सारी जो ट्रेनिंग है, ये जो सारा सिलेबस है, ये जो सारी चीज़ें मैंने अभी बताया आपको, सर्विसेज, ये एकदम अफोर्डेबल प्राइस पे, अफोर्डेबल टाइमिंग फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंगली आपको मिलेगा, जो कि सबसे बड़ा आप बोल सकते हो कि एडवांटेज है। ओके, इसके साथ साथ सर्टिफिकेशन का एक्सेस, सर्वर का एक्सेस हमारा, या तो जॉब असिस्टेंस, यानी कि जो जॉब असिस्टेंस है हमारा जो मिलेगा वो ऐसा रहेगा कि आपको हम एम्पावर करेंगे विथ राइट स्किल्स, कि ये स्किल ज़रूरी है, ये इंटरव्यू की प्रिपरेशन ज़रूरी है, बट एक्चुअल काम आपको उस पर आपको मेहनत उस पर करना पड़ेगा, और जहाँ पे भी ज़रूरत रहेगी जॉब असिस्टेंस की हम वहाँ पे आपको प्रोवाइड करेंगे इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट्स, इन टर्म्स ऑफ स्किल सेट, इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। ओके, और जो सर्टिफिकेशन है वो आपको अल्टीमेटली हेल्प करेगा टू जस्टिफाई कि हमने ये सब चीज़ें सीखी है और ये सर्टिफिकेशन उसका हमारा जस्टिफिकेशन है। ओके, उसके बाद हमारा कोई भी सपोर्ट का अगर आपको प्रॉब्लम है, कुछ चीज़ों के एक्सेस का या कुछ, तो आप उसके लिए भी हमारे पोर्टल पे जाके पोर्टल से वो चीज़ें एक्सेस कर सकते हो, वहाँ से आप आपके स्टडी मटेरियल भी एक्सेस कर सकते हो। ओके, फिर हैंड्स ऑन टॉपिक के रिलेटेड, जॉब्स के रिलेटेड 1-to-1 अगर आपको मीटिंग शेड्यूल करना है ट्रेनर के साथ, आप वो भी कर सकते हो। इंटरव्यू की ट्रेनिंग भी, अगर ट्रेनिंग, रिज्यूम, ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। ओके, ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली आपका क्या रहेगा कि कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा और आपको कॉन्फिडेंट फील करेगा ये सब चीज़ों में। ओके, इसके साथ और एक कोर्स, जब आप इस कोर्स के लिए इनरोल करते हो तो उसके साथ एडिशनली आपको ये सारी सर्विसेज भी मिलेगी। कॉम्प्लीमेंट्री एक कोर्स हमारा, एक एड ऑन, मतलब मैं तो ट्रेनिंग में आपको कवर कराऊंगा ही, बट उसके साथ अल्टीमेटली और एक कोर्स आपको एड ऑन में मिलेगा, जो आपका स्पेशली रहेगा, बोल सकते हो आपके रिज्यूम मेकिंग के ऊपर, कि किस तरीके से इफेक्टिवली रिज्यूम बनाना है जिससे आपका जॉब इजीली, मतलब आपके रिज्यूम किस तरीके से इजीली शॉर्टलिस्ट हो सकता है। ओके, अब जैसा कि मैं बात कर रहा था कि हम जो कोर्स ऑफर कर रहे हैं वो काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में कर रहे हैं, तो अगर ये जो नंबर देखोगे आप, ये एक वेबसाइट से हमने लिया है कि मार्केट में करंटली डेटा एनालिटिक्स की जो जॉब है, जो डेटा एनालिटिक्स का जो कोर्स है, वो उसकी फीस नियर अबाउट 70,000 एक पोर्टल पे है। किसी पोर्टल पे आप देखोगे तो 97,000 प्लस GST है, किसी इंस्टीट्यूट पे देखोगे आप तो 1 लाख है। मतलब इस तरीके की आपको डेटा एनालिटिक्स की फीस मार्केट में दिखाई देगी, बट हम लोग कितने में ऑफर कर रहे हैं। तो अगर मैं थोड़ा सा इसको ब्रेक डाउन करूं चीज़ों को, तो अगर आप सिर्फ एक्सेल मार्केट में करने जाओगे तो वो 5,000 का मिलेगा, SQL करने जाओगे तो वो 12,000 का मिलेगा, पावर BI 15,000, पाइथन 10,000 का मिलेगा, पर्सनल ब्रांडिंग का 5,000 का। तो अगर आप एनालाइज करने की कोशिश करोगे तो टोटल आपका नियर अबाउट 50,000, 47,000 आपकी फीस में जाएगी। बट हमारे पास जब आप इस कोर्स को करोगे तो आपको इस कोर्स का जो प्राइस मिलेगा वो जस्ट 20,000 मिलेगा। मतलब आपको मार्केट से अगर आप कंपेयर करोगे ना तो लेस दैन 60% आपको प्राइस हमारे पास मिलेगी आपको। तो हमारे पास जो इस ट्रेनिंग का पूरा जो कॉस्ट है वो 20,000 है। इसमें भी एक कैच है, जो ऑफर हम लोग अभी दे रहे हैं इसमें भी एक कैच है कि अगर आप अभी रजिस्टर करते हो, नेक्स्ट 30 मिनट्स में रजिस्टर करते हो, तो आपको ये कोर्स जस्ट एंड जस्ट 14,000 में मिलेगा। आपको एक्स्ट्रा 30
30% आपको डिस्काउंट मिलेगा इस ट्रेनिंग में। किसी को कुछ डाउट होंगे तो हम लोग कवर कर सकते हैं, डाउट्स पे आ सकते हैं हम लोग। ये हमारी डिटेल है, ये QR कोड है, फ़ोन पे आप इसको या किसी भी UPI से यूज़ कर सकते हो। तो इस ट्रेनिंग का कॉस्ट जैसे कि मैंने बताया नॉर्मली आफ्टर ऑल डिस्काउंटेड प्राइस 20,000 है, बट आज अगर आप नेक्स्ट 30 मिनट्स में इस वेबिनार को जिस लोगों ने अटेंड किया है उन लोगों के लिए स्पेशली हम लोगों ने अगेन 30% का एडिशनल डिस्काउंट इसमें अप्लाई किया है, जिसके बाद आपकी जस्ट कोर्स की फ़ीस 14,000 हो जाती है। और ऐसा नहीं है कि आपको 14,000 पूरे कंप्लीट करके ही आपका रजिस्टर्ड करना है, आप मिनिमम अमाउंट भी भर के मिनिमम 3,000 भर के भी आप रजिस्टर्ड कर सकते हो और आप ये डिस्काउंट को के एप्लीकेबल हो जाओगे आप। किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हो, रिलेटेड टू कोर्स, रिलेटेड टू ट्रेनिंग, रिलेटेड टू एनीथिंग आप पूछ सकते हो। सिलेबस के बारे में या फीस के बारे में किसी को डाउट होगा कुछ। हेलो, यस, अरे क्लास ऑनलाइन है क्या ऑफलाइन है? क्लास ऑनलाइन रहेगी। तो मतलब उसका ऑफिस किधर है? सॉरी, क्या बोल रहे हो? ये ऑफिस मतलब मेन ऑफिस औरंगाबाद में है इसका। हाँ, क्लासेस ऑनलाइन ही होते हैं, तो उसकी डिटेल्स भी शेयर कर देंगे आपको कि ऑफिस का लोकेशन एंड ऑल सारी चीज़ें भी शेयर करेंगे आपके साथ। चलेगा, हाँ वही पूछा था। हाँ, क्लासेस ऑनलाइन इसलिए रखिए ताकि सभी लोग इजीली ज्वाइन कर सकते हैं, कॉलेज ऑफिस सभी लोगों का मैनेज हो जाता है इस वजह से। किसी को कोई डाउट? एसक्यूएल में कौन सी ट्रेनिंग लेंगे आप? एक मिनट, 2 लोग कोई तो सेम टाइम पे बोल रहे हैं इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है। सरफराज आप कुछ पूछ रहे थे, बोलिए, पूछिए। सर एसक्यूएल की जो ट्रेनिंग होगी डाटा एनालिटिक्स रिलेटेड होंगी या जर्नल भी यूज कर सकते हैं अपने डाटा के? डेटा एनालिटिक्स की ट्रेनिंग मतलब जनरल नहीं, आप सभी कवर हो जाएगा सीक्वल के अंदर, जैसे कि डेटाबेस कैसा बनाना है, टेबल्स कैसा बनाना है, राइट फ्रॉम इंस्टॉलेशन। आप पहले इंस्टॉलेशन कैसा करोगे, डेटाबेस कैसा बनाओगे, टेबल कैसा बनाओगे, टेबल्स को डिलीट कैसा करोगे, डेटा इंपोर्ट कैसा करोगे, डेटा एक्सपोर्ट कैसा करोगे, फिर टेबल में से डेटा लेना है, डेटा को समराइज करना है, मल्टीपल टेबल से डेटा लेना है तो जॉइन हो जाए, आपका डेटा को स्पीड अप करना है, मतलब एडवांस लेवल की क्वेरीज आपकी जैसे कि विंडोज़ फंक्शन हो जाए आपके या इंडेक्सिंग हो जाए, ये सारी चीज़ें, फिर DDL, DML, DCL जो सारे कमांड्स होते हैं वो सारा कवर होगा अंदर। हाँ, तो अगर मैं आपको सिलेबस अगर क्विक वे में दिखाऊं तो ये इस तरीके का रहेगा कि ये पूरा आपको डिटेल में मिल जाएगा ईमेल पे भी। तो सीक्वल के बारे में इंट्रोडक्शन, सीक्वल इंस्टॉलेशन, सीक्वल सर्वर, RDB में सीक्वल के कमांड, नेमिंग कन्वेंशन, कमेंट्स, एग्रीगेट फंक्शन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, डिस्टिंग कमांड, ये सारे देख रहे हो, ऑर्डर बाय ऑपरेटर्स, टॉप कमांड्स, हैविंग केसेस, जॉइन, सेट ऑपरेटर्स, कंस्ट्रेंट, सबसेट्स, व्यूज, विंडोज फंक्शन, स्टोर प्रोसीजर, फंक्शंस, इंडेक्स, टेम्परेरी टेबल, CTs, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, जॉब क्रिएशन कैसा करते हैं इसके अंदर, ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो एडवांस, बेसिक टू एडवांस लेवल पे आपको इसमें कवर हो जाएगा। इसमें टोटल पीरियड कितना लगेगा पूरा कंप्लीट होने के लिए? टोटल ट्रेनिंग हमारा 3.5 मंथ का ट्रेनिंग है पूरा। हाँ, सिर्फ सीक्वल को हमको 1 मंथ जाता है कवर करने के लिए, बिकॉज सीक्वल हम डिटेल में कवर करते हैं। और जब सीक्वल की ट्रेनिंग होती है ना तो आप पैरेलली पोस्ट ग्रे सीक्वल पे भी काम कर सकते हो और MySQL पे भी काम कर सकते हो, दोनों पे भी होता है। ओरेकल पे भी कर सकते हो, मतलब सीक्वल सीख गए तो आप मल्टीपल डेटाबेस के साथ काम कर सकते हो, तो वो चीज़ें कवर। जॉब के लिए आपके पास कोई लिंक है क्या? डायरेक्ट अप्लाई नौकरी से करना है? जॉब के लिए जो रेफरल्स आते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जॉब के लिए, जैसे कि अगर कहीं अपॉर्चुनिटी मिलती है हमारे रेफरेंस में, जैसे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी
कंपनीज में काम करते हैं और उनके टीम में कहीं अगर वैकेंसीज है तो वो हमको बताते हैं कि यहाँ पे वैकेंसीज है। उसके साथ साथ हम नौकरी पे, लिंक्डइन पे जो भी पोस्ट या नौकरी के रिलेटेड चीज़ें आती है तो वो हम आपको शेयर करते हैं। सर इंस्टीट्यूट की डिटेल का समझ नहीं हुआ, आपका नंबर है क्या? सॉरी क्या बोल रहे हो? इंस्टीट्यूट में डिटेल्स चाहिए था। यस, वो सारी चीज़ें आपको शेयर कर देंगे आपको। इधर देखो, एक मिनट। ग्रुप वगैरह में नहीं है, हमारे दोस्त ने लिंक भेजा था, मैं डायरेक्ट। अच्छा, तो मेरे को आपका नाम, आप सिर्फ आपका नंबर आप ग्रुप में इसमें डाल सकते हो चैट में? हाँ सर, अभी डाल। हाँ, डाल दो चैट में। अपनी ये कोर्स में PostgreSQL डेटाबेस देखने वाली है या MySQL? हम SQL सर्वर करने वाले हैं। SQL सर्वर इसलिए करने वाले हैं कि सबसे ज़्यादा कंपनीज में SQL सर्वर यूज़ होता है, बट जो SQL मैं पढ़ाने वाला हूँ ना, तो वो SQL आप Postgres में भी लिख सकते हो और MySQL में भी लिख सकते हो। मतलब SQL एक लैंग्वेज है जो डेटाबेस के साथ काम करने के लिए यूज़ की जाती है, समझ रहे हो? तो अगर आपको SQL आ गया ना, SQL आ गया ना, तो आप मल्टीपल डेटाबेस के साथ काम कर सकते हो विदाउट चेंजिंग योर क्वेरी। 90% क्वेरी सेम होती है सभी डेटाबेस में, जस्ट 10% का वेरिएशन होता है, क्योंकि ये सभी SQL बेस्ड डेटाबेस है, रिलेशनल डेटाबेस है, इस वजह से। समझे? ओके। प्रैक्टिस के लिए आप हमें डेटाबेस का एक्सेस देंगे क्या, जैसा मैनिपुलेशन करना है? यस, मैं आपको डेटा सेट्स भी प्रोवाइड करूंगा, जो कि बड़े बड़े डेटा सेट्स भी रहेंगे, जो लैक्स में रहेंगे डेटा, वो भी प्रोवाइड करूंगा। आपके सिस्टम में खुद इंस्टॉलेशन भी करेंगे हम लोग। जब मैं इंस्टॉलेशन करूंगा तो आप सेम तरीके से आपके सिस्टम में भी इंस्टॉलेशन कर सकते हो, और फिर आपके लैपटॉप में आप इंपोर्ट करके आप आपके लैपटॉप में प्रोसेस कर सकते हो पूरे डेटा को। ओके। हाँ, एक और क्वेश्चन है। Yes. कि आज डेटा एनालिस्ट हर कोई बनना चाह रहा, करेक्ट। लेकिन हम ऐसा क्या करें जो डायरेक्ट कंपनी अपन को हायर करे, या फिर कौन सी ऐसी स्किल होनी चाहिए ताकि हम दूसरों से एक डिफरेंट स्टैंड आउट करें? देखो, मार्केट में ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा इसके लिए। मार्केट में लोग क्या कर रहे हैं अभी मालूम क्या? यूट्यूब पे जाते हैं, डेटा एनालिटिक्स, लर्न पावर BI इन 1 आवर, लर्न पावर BI इन 2 days, या लर्न पावर BI इन 99 रुपीज़। ये बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आपको दिखाई दे रहे होंगे, यस और नो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो चाहे यूट्यूब हो, दिखाई देते हैं। मैं आपको बताता हूँ, 99 रुपीज़ में कोई आपको पावर BI 2 दिन में, 1 दिन में नहीं सिखा सकता, ना ही 5 दिन में सिखा सकता है, ना ही SQL सिखा सकता है, ना ही एक्सेल सिखा सकता है। इसको आपको प्रॉपर टाइम देके पहली चीज़ तो सीखना पड़ेगा, और ऐसी चीज़ सीखना पड़ेगा जो कंपनी के अंदर यूज़ होती है, समझ रहे हो? मतलब जो चीज़ें रिक्वायर्ड है वो चीज़ें सीखना पड़ेगा, जो एक डे टू डे बेसिस पे, जैसे कि मैं यूज़ करता हूँ चीज़ें प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, तो वो चीज़ें आपको सीखना पड़ेगा। पहली चीज़ तो वो है, मतलब जो सही राइट स्किल्स है वो सीखना पड़ेगा। सेकंड थिंग, आपको प्रोजेक्ट ओरिएंटेड चीज़ें सीखना चाहिए। मतलब सिर्फ कंसेप्ट सीख रहे आगे बढ़ रहे वैसा नहीं, आपको एक प्रोजेक्ट लेना चाहिए, एक डेटा सेट, बड़ा डेटा सेट, जिसके ऊपर आपने जो सारी चीज़ें सीखी है उसको एंड टू एंड आपको बनाने आना चाहिए। प्रोजेक्ट एंड टू एंड, कि राइट फ्रॉम रिक्वायरमेंट गैदरिंग टू प्रोजेक्ट डिप्लॉयमेंट, कि आपने क्या बना रहे हो, क्यों बना रहे हो, तो वो चीज़ें आपको समझना चाहिए। और वो चीज़ें समझने के लिए आपको कहीं ना कहीं एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को सीखना पड़ता है, तो वो भी हम हमारी ट्रेनिंग में कवर करते हैं, SDLC, लाइफ साइकिल ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। उसके बाद जो थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। जैसा कि मैंने बताया कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के लिए, जैसा कोई प्रॉब्लम आया है आपके पास, लेट सपोज एक कंपनी आई है आपके पास, एक कोई क्लाइंट है आपका, उसने बोला यार शाहनवाज मेरी कोई चीज़ें सही नहीं चल रही है, मेरा बिजनेस खराब चल रहा है, मुझे मेरे बिजनेस को बढ़ाना है, बताओ मैं क्या करूं। क्लियर है क्वेश्चन? तो अब आपको इस सिचुएशन पे कैसा रिएक्ट करना चाहिए, किस तरीके से उसको सुनना चाहिए कि अच्छा उसने जस्ट बोल दिया जनरल वे में कि हाँ मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, मुझे मेरा बिजनेस को ग्रो करना है, तो अब आप वहां पे क्या स्टैंड लोगे, क्या चीजें उससे पूछोगे, क्या उससे डिटेल्ड निकालोगे, और उस डिटेल के बेसिस पे आप क्या बनाओगे, वो इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो?
तो वो चीज़ें भी कब समझ में आएगी, जब आप इस तरीके के सिचुएशन में काम करोगे। और ये 99 रुपीज़ के 100 रुपीज़ के कोर्स में नहीं हो सकता, या ये 1 आवर और 2 आवर में नहीं हो सकता। ये इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए पहले आपके पास एक अच्छा खासा बैकग्राउंड होना चाहिए स्किल सेट का, फिर आप इस तरीके के सिचुएशन में अपने आप को डाल सकते हो और फिर वहाँ से ये चीज़ों को कर सकते हो। तो जो अभी मैंने सिचुएशन दिया ना, वो सिचुएशन हम कवर करेंगे हमारी ट्रेनिंग में। समझे आप? ओके। तो अगर मैं समराइज करूं जो आपका क्वेश्चन था कि क्या चीज़ें सीखना चाहिए, तो पहली चीज़ तो राइट टेक्निकल स्किल्स, उसको बराबर से आपके रिज्यूम में पोर्ट्रे करने आना चाहिए, क्योंकि रिज्यूम एक्शन वर्ड्स पे चलता है, कीवर्ड्स रैंकिंग पे चलता है। तो आपका रिज्यूम बराबर होना ज़रूरी है, बिकॉज आपको बहुत कुछ आता है, बट अगर आप आपके रिज्यूम पे उसको बराबर से नहीं दिखाओगे तो आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट होगा क्या? शॉर्टलिस्ट नहीं होगा। तो उसको पे भी हमको काम करना पड़ेगा। और तीसरी चीज़, आपके प्रेजेंटेशन के ऊपर भी काम करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हम कवर करेंगे हमारे ट्रेनिंग के अंदर। सर आपकी लिंक्डइन की लिंक मिल सकती है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, शेयर कर दूंगा मैं। ट्रेनिंग में एंड टू एंड अगर हम कंसिडर किए ना, मोर देन 10 प्रोजेक्ट्स हम कवर करेंगे। एंड टू एंड में बात कर रहा हूँ, ओके। मतलब राइट फ्रॉम रिक्वायरमेंट गैदरिंग कि ये डेटा है हमारे पास, इस पे क्या करना चाहिए, हम इस पे डिस्कशंस करेंगे कि इससे क्या क्या चीज़ें हम पता कर सकते हैं और किस तरीके से उसको प्रेजेंट करेंगे लीडर्स के सामने। मतलब हम कंसिडर करेंगे कि लीडर्स है कुछ, हम हमारे टीम में ऐसी एक्टिविटी बना देंगे कि कुछ लोग हमारे पास रिक्वेस्टर रहेंगे, कुछ लीडर रहेंगे और कुछ डेवलपर रहेंगे। तो ऐसा हम ये रोल प्लेइंग करेंगे, स्विचिंग रोल करेंगे, जिससे क्या होगा कि आपको समझ में आएगा कि अच्छा एज ए लीडर मेरे लिए क्या चीज़ें ज़रूरी है, एज ए एनालिस्ट मुझे क्या ज़रूरी है। तो आपको इफेक्टिव हो जाएगा वो, ओके।